करने वाले हैं आपके सामने ये प्यारा सा हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सुपर 25 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ बता देते हैं। देखिए आप सुपर 25 क्या चीज़ है, क्या क्या इसमें मिलने वाला है आपको एकदम अच्छे तरीके से। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, कुछ भी नहीं, ए टू जेड हमसे कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो केवल और केवल सुपर 25 क्वेश्चन एकदम से अच्छे से तैयार कर लीजिए। और 1 साल का, ठीक है, 1-2 साल का अपना पेपर भी बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके सामने 2023 और 24 का पेपर सुपर 25 क्वेश्चन में सर गुरुदेव क्या क्या रखे हैं आपको बता देते हैं। देखा जाए तो ये सुपर 25 क्वेश्चन आप ही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुपर 25 क्वेश्चन में 10 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। 10 लॉन्ग क्वेश्चन है और 14 आपके कितने हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन विथ आंसर है। उसके बाद आपका 30, कम से कम 50 या 60 तुम्हारे पास क्या रहेंगे, ठीक है, जो 1 मार्क के रहेंगे। 1 मार्क मतलब क्या होगा, ऐसे रहेंगे जो हर साल रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये सुपर 25 क्वेश्चन कम से कम 3 से लेके 4 साल के पेपर को एनालिसिस करके अच्छे से बनाया गया है, ठीक है। इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये वीडियो आप ही के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होने वाला है भाई। ये क्यों, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, आगे की तरफ रुक करते हैं भाई, ठीक है। आगे की तरफ रुक करते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से आप देखिए, ठीक है। 1 मिनट ब्रदर्स, ठीक है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, एकदम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं सब कुछ ए टू जेड, ठीक है। अब प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, क्यों, ठीक। तो ये देखा जाए तो तुम्हारे पास कुछ बोलिए, ठीक है। अब सुनिए, देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले, इस वीडियो में ये सबको पूरे अच्छे तरीके से कवर करने वाले, ग्रुप में हमने सेंड कर दिया है, ठीक है। ये सामने आपके है ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए 10 आपके लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो अति महत्वपूर्ण रहेंगे फुल सोल्यूशन के साथ। 14 आपके शॉर्ट रहेंगे, कम से कम 50 से लेके 60 एमसीक्यू ऐसे रहेंगे जो 2022, 23, 24 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब 3-4 साल क्वेश्चन जो रिपीट किए गए उसी को इसमें कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम बोल देंगे 100, 150, 200 तुम्हें हम 1 नंबर का क्वेश्चन करा दे 4 घंटा उसी में सब खिचड़ी कर देंगे, ऐसा प्लीज़ मत करिएगा। नहीं तो आपका सारा दिक्कतें हो जाएगी आप ही के लिए, ठीक है। तो आप ही के लिए दिक्कत होगी तो दिक्कतें भी दिक्कत हो सकती है। लाइट भी भग गई भाई, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो यहाँ पर हम चलते अपने मेन मुद्दे की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। मेन मुद्दा हमारा पहला क्वेश्चन सबसे पूछ दिया है, कह दिया राइट इन डिटेल अबाउट द हॉस्पिटल फार्मूलरी। मतलब हॉस्पिटल फार्मूलरी गुरुदेव होता क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिफाइन करना है। देखिए जैसे हॉस्पिटल यानी फार्मूलरी होता क्या एक्चुअल में, रियलिटी में देखा जाए जब ये हॉस्पिटल में कोई दवाइयाँ वगैरह बनाना रहेगा, ठीक है, दवाइयाँ बनाना रहेगा तो उसका कोई ना कोई फार्मूलेशन होगा कि दवाइयाँ का कैसे, ब्रांड नेम क्या होती है, खुराक क्या होता है, इस सबको मैनेज करना क्या कहलाता है, आपका हॉस्पिटल फार्मूलरी कहलाता है। क्या लिख रखा, हॉस्पिटल फार्मूलरी एक मानक सूची है। सूची मतलब जैसे लिस्ट होती है, एक लिस्ट है जो अस्पताल में उपलब्ध दवाओं को उनके सामान्य नाम, ठीक है, सामान्य नाम के साथ साथ तुम्हारे पास क्या होगा, उसका ब्रांड नेम, उसका ब्रांड नेम होता है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है, खुराक होता है। उपयोग के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश के साथ क्या होती है, वर्णित करती है, उसी को क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल फार्मूलरी बोलते हैं। फार्मूलरी तुम सोचो, सिंपल समझिए फार्मूला। अभी आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे फार्मूला एक्चुअल में रियलिटी में होता क्या, ठीक है। आज फार्मूला क्या होता है, जैसे कोई चीज़ एकदम मस्त तरीके से ऐसे 1 बाई 1 करके अरेंज कर दिया जाता, उसी पे हम कोई भी चीज़ लगाते तो अपना फार्मूले से सवाल लग जाता। उसी तरह से हॉस्पिटल में भी देखा जाए तो क्या होगा, जो दवाओं का सामान्य नाम होता, ब्रांड नाम होता, खुराक होता, उपयोग के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश के साथ वर्णित किया जाता, एक लिस्ट बना दी जाती है, उसी को हॉस्पिटल फार्मूलरी कहती है। और इसमें चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो मेडिकल कोई भी हो, चाहे नर्सेस वगैरह सारे हो, कोई भी हो, ठीक है, ये तुम्हारे पास, ठीक है, वो सब चीज़ इसी के रूल पे फॉलो करते हैं, उसी के पाथवे पर चलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया पहले इंट्रोडक्शन। मेन उद्देश्य इसका क्या होता है बताओ, फार्मूले का उद्देश्य क्या होता है। फार्मूले का उद्देश्य ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें, अपना काम ईजी हो जाए। तो सामने लिख रखा तुम्हारे पास क्या होगा, देखिए सामने दे रखा
यानी उद्देश्य पहला, ड्रग्स का पूरा इंफॉर्मेशन रखना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, किसकी, हॉस्पिटल फार्मूलरी की। मतलब वो लिस्टिंग होती है, उस लिस्टिंग में जैसे अभी देखेंगे मेडिकल वहाँ पर जाते होंगे, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में जाते होंगे तो हमारे मेडिकल स्टोर में कितनी दवाइयाँ सब लिस्ट बना के ऐसे टांग दी जाती हैं। यस, रियलिटी में वो टांगी जाती है, तो वही जो टांगी गई है उसी को हॉस्पिटल फार्मूलरी बोलते हैं, उसी पे सब काम होता है, उसी के अनुसार वो ड्रग्स दवा भी लिखेंगे, दवाइयाँ वगैरह। हॉस्पिटल पॉलिसी का इंफॉर्मेशन मेंटेन, यानी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, हॉस्पिटल फार्मूलरी की होती है। स्पेशल इंफॉर्मेशन, कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है दवाइयों के प्रति तथा अन्य चीज़ों के प्रति, सबको मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, हॉस्पिटल फार्मूलरी की होती है। ठीक, ये हो गया यहाँ से यूज ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी। ठीक है, यहाँ पर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में बताते हैं। देखिए, पहले ड्रग्स का मानवीकरण। ड्रग्स का मानवीकरण मतलब क्या होता है, कोई ड्रग्स रहे तो कितना मानक में किसी को देना चाहिए। जैसे पैरासीटामॉल हो गया तो 500 mg चाहिए गुरुदेव, या 1000 mg चाहिए, या 650 चाहिए, इनको टैबलेट के फॉर्म में देना है या इंजेक्शन के फॉर्म में देना है, कोई ना कोई एक मानक वैल्यू होगी। यस सर, वही मानक वैल्यू ही क्या होती है, हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंतर्गत रखी जाती है। लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण मतलब लागत को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी हॉस्पिटल फार्मूलरी की, क्योंकि लागत यदि ज़्यादा रहेगा तो कोई पेशेंट खरीद नहीं पाएगा, तो ये सब भी देखा जाता है। ठीक है, नहीं तो बताओ, अब हम सिंपली देखा जाए तो अब दवाइयाँ यदि कोई महंगी रहेगी तो हमारा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं पे हमारे पास क्या होता है, लागत भी निर्भर कम से कम रहे, जिससे गरीब तबकों के लोग भी आराम से दवाइयाँ को ले सके। दवा की सेफ्टी भी जरूरी होती है। दवा की सेफ्टी मतलब क्या होगा कि नहीं ऐसा दवा दे दे सेफ ही नहीं रहे। ठीक है, तो दवा सेफ भी होना चाहिए। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, ड्रग्स एजुकेशन और तुम्हारे पास यानी मेंटेनेंस, लिखा मेंटेनेंस मतलब ड्रग्स के प्रति थोड़ा सा आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। मेंटेनेंस मतलब क्या होगा, दवा को रख रखाव के लिए व्यवस्था आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसे थे देखेंगे कुछ दवाइयाँ होती है, कुछ स्पेशल स्टोरेज कंडीशन होता है, तो वो सब चीज़ होनी ही होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब दवाइयाँ को जब उस पर बढ़िया से अच्छे से रखेंगे तो मेंटेनेंस उसका, ठीक है, बढ़िया रहेगा और लंबे समय तक उसकी लाइफ बनी रहेगी। इसमें हो गया। उसके बाद ड्रग्स स्टॉक। ड्रग्स को स्टॉक करने की जिम्मेदारी आप ही की होती है। उसके बाद पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी मतलब समझते हो कि नहीं, कि मतलब जो दवाइयाँ दे रहे हैं पेशेंट के लिए सेफ्टी है कि नहीं, ये सब भी मानक की निर्धारण कौन करता है, आपके पास हॉस्पिटल फार्मूलरी करती है। ठीक है, तो हमने देखा क्या होगा, हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होता है, इसका तुम्हारे पास क्या होगा, उद्देश्य हमने देखा। उसके बाद यूज ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी देखा। अब इसमें हॉस्पिटल फार्मूलरी में जो आप फार्मासिस्ट हैं, आपका एक्चुअल में रोल क्या होता है, तो लिखा रोल ऑफ यानी हॉस्पिटल फार्मूलरी। ठीक है, यानी आपका हॉस्पिटल फार्मूलरी आपका क्या रोल है। पहले लिखा ये जो फार्मासिस्ट होते हैं, दवाओं का चयन तथा मूल्यांकन करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, कि इस फार्मूलरी के अंतर्गत कौन कौन रखा जाए, कि हमारी स्टॉक में कौन कौन कितनी दवाइयाँ हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, फार्मासिस्ट लेता है, पहला पॉइंट। दूसरा, दवाओं की आपूर्ति और प्रबंध करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। जो दवाइयाँ हो गई तो उनको आपूर्त करना, ठीक है, और उन्हें प्रबंध करना जिम्मेदारी इन्हीं हॉस्पिटल फार्मूलरी की होती है। रोगियों को परामर्श देना, मतलब रोगियों को परामर्श देना कि भाई ऐसे दवाइयाँ खानी है और ये स्टेप है, ये दवाइयाँ इसकी, ये दवाइयाँ इतनी इतने दिन तक चलानी, सब कुछ निर्देश देना जिम्मेदारी किसी फार्मासिस्ट की होती है। नई दवाइयों का मूल्यांकन करना। मान लीजिए मार्केट में कोई नई दवाइयाँ आ गई तो उसका मूल्यांकन करके हमें दोबारा इस यानी जो तुम्हारे पास ये हॉस्पिटल फार्मूलरी है उसमें हमें रखने की काम होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ से। नए दवाइयों का क्या करना, मूल्यांकन करना है, तो बता दिए। लागत नियंत्रण करना, मतलब जो दवाइयाँ हैं उसको भी आपको लागत पे भी नियंत्रण करना, नहीं तो बताओ ज़्यादा महंगी रहेगी तो गरीब तबके के लोग ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने रोल ऑफ यानी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल फार्मूलरी में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह दिया पहला दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा, गिव द, ठीक है, गिव द रिक्वायरमेंट एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल में देखा जाए तो एक फार्मासिस्ट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और हॉस्पिटल में, ठीक है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब एक हॉस्पिटल में, ठीक, हमारे तुम्हारे पास कितने फार्मासिस्ट रह सकते हैं, वो चीज़ बताने की जिम्मेदारी यहाँ पर होगी आराम से। तो सबसे पहले समझते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है।
उसको फार्मासिस्ट कितनी ज़रूरत होती है और फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं उसको हम यहाँ से बता देते हैं, किसी एक को डिफाइन कर देना काम हो जाए। हॉस्पिटल फार्मेसी का था, पहले समझ तो हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्यों? क्योंकि देखा जाए तो हॉस्पिटल में ही काम करना है तो हॉस्पिटल को पहले जाना जरूरी होता है। हॉस्पिटल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, बट क्यों? क्योंकि इसमें देखा जाए तो एक नहीं काम होता, कईयों काम होता है। जैसे पर्ची का अलग काटना, डिस्क, यानी हॉस्पिटल का अलग काम, डॉक्टर का अलग काम, जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वो अलग काम, बेड का, वार्ड का अलग अलग काम होता है। जनरल वार्ड होता है, प्राइवेट वार्ड होता है, तो ये सब वार्ड जो तुम्हारे पास होती है इसी के अंतर्गत रखी जाती है। तो लिखा है हॉस्पिटल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। यह ट्रेंड वेल एजुकेटेड साइंटिफिक इक्विपमेंट की सहायता से हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तुम सोच सकते हो जो तुम्हारे पास हॉस्पिटल है यदि अच्छे से जो ट्रेंड रहे, चाहे वो फार्मासिस्ट रहे, चाहे नर्सेस रहे, कोई भी रहे, वो नहीं कि 10 पास वाली लड़कियों के ला कर रख दे बढ़िया बढ़िया, वो वाला सिस्टम नहीं, ठीक है। वो ट्रेंड होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होनी चाहिए। वेल एजुकेटेड मतलब उनकी कुछ ना कुछ अच्छे से क्वालिफिकेशन एएनएम जीएनएम वगैरह या डी फार्मा वगैरह होना चाहिए, ठीक। उसका साइंटिफिक इक्विपमेंट मतलब अच्छे अच्छे जो इक्विपमेंट होने चाहिए जो अच्छे से काम करते हो, जो हेल्थ सर्विस क्या करें प्रोवाइड कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल बोलते हैं। अब आते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी किसे बोलते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी एक हेल्थ केयर है जिसमें दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को चुनने, कामा तैयार करने, कामा कलेक्शन, ठीक है, कलेक्ट करने और डिस्ट्रीब्यूशन करना आदि शामिल होता है। मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी में सबसे पहले होता क्या? कोई भी दवा आप लेंगे, ठीक है, उपकरणों को चुनेंगे, तैयार करेंगे कि भाई इतना हमें दवाइयाँ यहाँ या इस वार्ड में देनी है या इस पेशेंट को देनी है, ठीक है। वो और उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? कलेक्शन करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है? एक हॉस्पिटल फार्मेसी की होती है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, अब आते हैं इस पे। क्या बोल दिया बाबू? हॉस्पिटल फार्मेसी का मेन उद्देश्य जो होता है, ठीक है, ड्रग्स को रिसीव, कामा स्टोरेज तथा पेशेंट को वितरित करना यानी करना होता है। कहने का मतलब क्या होता है? देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी का जो मेन उद्देश्य होता है ड्रग्स को कहीं ना कहीं से हमें रिसीव करना है। अब कहाँ से रिसीव करना है? जैसे किसी होलसेल दुकान से खरीद के लाएंगे या कहीं से लेकर आएंगे दवा को, यानी रिसीव करके स्टोरेज करेंगे अपने यहाँ। अब पेशेंट को क्या करेंगे? पर्चे पे या बिना पर्चे के आप क्या करेंगे? उन्हें वितरित करेंगे, मतलब उन्हें देंगे, आपकी जिम्मेदारी होती है। हॉस्पिटल फार्मेसी दवा निर्माण और यानी पेरेंटल प्रोडक्ट बनाने का भी कार्य करती है। दवा का निर्माण मतलब ये मत समझना कंपनी बैठा देगा, ऐसा नहीं। दवा की खुराक को मेंटेन करना यहाँ होता है, पेरेंटल प्रोडक्ट बनाने की जिम्मेदारी होती है। अब ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया? हॉस्पिटल में फार्मेसी की आवश्यकता, मतलब यदि 100 यानी सॉरी 50 बेड रहेगा तो कम से कम आपको 30 यानी 3 फार्मासिस्ट होने ही होने चाहिए। एक हॉस्पिटल है मान लेते हैं तुम्हारे पास, उसमें कितने बेड हैं? मान लेते हैं तुम्हारे पास टोटल 50 बेड हैं। 50 बेड है तो कम से कम आपको 3 फार्मासिस्ट होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास 100 बेड है तो 5 यानी 5 फार्मासिस्ट होने चाहिए। 200 है तो 8 बेड होना चाहिए, और 300 बेड है तो तुम्हारे पास 10 होने चाहिए। तो ये मानक अपने आप बढ़ता चला जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके बारे में। नेक्स्ट क्या लिख रखा बाबू? ठीक है, अब यहाँ से बातें हैं तुम्हारे पास आउट पेशेंट यानी फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल, तो कोई एक आपको डिफाइन करना पड़ेगा। चाहे इन पेशेंट के बारे में बता दिए चाहे आउट पेशेंट, हम आउट पेशेंट के बारे में बता दे रहे हैं, यानी फार्मासिस्ट का ओपीडी में एक्चुअल में काम क्या होता है, ठीक। तो लिखा है पहले, यानी देखो अब ये 3-4 जगह काम कर सकते हैं। पहले सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया, मतलब जो बीचों बीच मध्य केंद्र में रहता है उनके बारे में होता है, जहाँ पर सब पर्चा जाता है। तो लिखा लिखा करेक्ट ड्रग्स मिक्स तकनीक का उपयोग को सुनिश्चित करना, मतलब क्या करना है? दवाइयाँ मिक्सिंग की जाती है ना, जैसे 2-3 दवाइयाँ मिला के एक खुराक बनाई जाती है, तो वो करेक्ट आपके पास डोजिंग तगड़ी होनी चाहिए। दूसरा, पेशेंट के लिए रिकॉर्ड तथा बिलिंग को ध्यान रखें, मतलब पेशेंट का तुम्हारे पास कितना आया कितना गया ये सब मैनेज करना जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, ठीक। क्यों? क्योंकि अपने बड़े बड़े अस्पताल में देखेंगे तुम्हारे पास पर्चा होता, सिस्टम अलग होता कि मतलब 1000 आप 500 का पर्चा कटवाइए तब अंदर जाइए, ये तब होता। तो बिलिंग को बनाए रखना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। प्रिस्क्रिप्शन फाइल को बनाना, प्रिस्क्रिप्शन फाइल को बताना, आप यदि आप सेंट्रल एरिया में लगेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन फाइल भी बनाना पड़ेगा। प्रिस्क्रिप्शन फाइल मतलब कोई डॉक्टर आया तो उस डॉक्टर का पूरा ब्यौरा कागज में लिख देंगे, वो डॉक्टर के पास लिख जाएगा, डॉक्टर उस पर दवा लिख देगा। तो ये भी तैयार करना किसकी जिम्मेदारी होती है? फार्मासिस्ट की होती है। पेशेंट केयर एरिया मतलब जहाँ पर पेशेंट हैं,
ठीक है। पेशेंट केयर एरिया में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, रेगुलर रूप से नर्सिंग यूनिट में जाकर दवा क्षेत्र का तुम्हारे पास जांच करना। कहने का मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए कहना क्या चाह रहे हैं ये होता क्या, देखिए मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, एक हॉस्पिटल, ये मान लेते हैं आर्थो वार्ड है, तो आर्थो वार्ड में देखा जाए तो यहाँ पर केवल और केवल पेशेंट आर्थो 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 आर्थो, एक नहीं कईयों 100 पेशेंट रहेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा घर रहेगा, ठीक है, छोटा सा घर रहेगा, तो ये नर्सिंग होम रहेगा। नर्सिंग लोग आएंगे, इसी में बैठेंगे और दवा को सबको उपचार उपचार करके फिर यहाँ से चली जाएंगे, यही सिस्टम होता है ना। तो वही चीज़ तुम्हारे पास फार्मासिस्ट में जो तुम्हारे पास वार्ड है, तो हर एक वार्ड में हमें जाके देखना कि दवाइयाँ कुछ कमी तो नहीं रह गई, यदि कमी हो गई तो उनकी पूर्ति करनी हमारा जिम्मेदारी बनती है। ठीक, ये हो गया पहला, वही तो लिखा गया तुम्हारे पास, नर्सिंग यूनिट में जाकर दवा क्षेत्र की जांच करना लिखा। दूसरा तुम्हारे पास क्लिनिक में रोगियों द्वारा लाई गई ड्रग्स की पहचान करना। कहने का मतलब जैसे अभी क्लिनिक से कोई दवाई लेकर आया है, मतलब मेडिकल स्टोर से कोई दवाई लेकर आया है आपके पास, तो आप में रियलिटी में करोगे का, उस दवाई को पूरा जांच करेंगे तभी हम उसे देखेंगे। ठीक, यही होता है ना, तो उसका पहचान करेंगे सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं। ठीक, तो ये जिम्मेदारी होती है। दवाओं के उपयोग तथा आईबी प्रशासन हेतु, ठीक है, हेतु रोगी परामर्श में यानी शामिल होना। कहने का मतलब क्या कर रहा था, दवाओं के उपयोग में और तुम्हारे पास आईबी प्रशासन हेतु रोगी प्रशासन में तुम्हें क्या करना, शामिल होना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। लिख रखा है, देखिए आउटडोर पेशेंट में, जिसे हम ओपीडी शॉर्ट में बोलते हैं, ओपीडी के लिए आवश्यक ड्रग्स का समन्वय करना। कहने का मतलब फार्मासिस्ट क्या कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं आप आर्थो वाले आप डॉक्टर बैठेंगे, आर्थो वाले या पेट वाले डॉक्टर बैठेंगे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, या न्यूरो वाले, तो न्यूरो से संबंधित जितना दवा रहेगा आप फार्मासिस्ट को देंगे। और मान लेते तुम्हारे पास जो ये हड्डी संबंधी, आर्थो वाले नहीं बोले हैं, आर्थो संबंधी कोई भी डिजीज रहेगा तो उससे संबंधी हमारे पास प्रॉपर दवा होनी चाहिए। ठीक, वही चीज़ क्या रखा, समन्वय करना मतलब व्यवस्था करके उसे मैनेज करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी दवाइयों के सही ढंग से प्रबंध है कि नहीं। मतलब ये हमने क्या करने के लास्ट में समांतर देखेंगे हमारे यहाँ सही दवाइयाँ प्रॉपर सभी दवाइयाँ हैं कि नहीं। हमारे तो पेशेंट लाग डॉक्टर लाग बैठा दिए, वो दवा लिख रहा है, अंदर जाके एक को दवाइयाँ नहीं मिल रही है, ठीक है, तो चिल्ला रहा है डॉक्टर की ये लाओ वो लाओ, ठीक है, तो उसे दिक्कत हो सकती है। फिटनेस में क्या लिखा, कार्डियक हो गया, पल्मोनरी तथा इमरजेंसी स्थितियों में, ठीक, आपको भी भाग लेना है। इमरजेंसी स्थिति में जैसे मान लेते तुम्हारे पास क्या हो गया, अभी यहाँ से देखिए ये सब काम किए, अब इमरजेंसी स्टेप में जाएंगे, ठीक है, इमरजेंसी में जाएंगे तो बहुत सारा काम सीखेंगे, धीरे 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 सब कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी में एक दो नहीं पेशेंट, हमेशा प्रॉपर पेशेंट आते रहते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने हॉस्पिटल फार्मूलरी रहा, ठीक है, नहीं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट रहा या फार्मेसी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कर दिया डिफाइन ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या, गिव द डिटेल इन द प्रेजेंस ऑफ आउटपुट, ठीक है, आउटपुट नहीं, इन, देखो इन पेशेंट और आउट पेशेंट होते हैं, दो पेशेंट होते हैं। इन पेशेंट मतलब जो केवल हॉस्पिटल में रहते हैं, जैसे वार्ड में किसी न किसी शिफ्ट हैं, वो हो गया। आउट पेशेंट जैसे आए, पर्ची कटाएं, ओपीडी दिखाएं और चले गए अपने घर, तो उस टाइप से होते हैं। तो ये लिखा है, सबसे पहले तुम्हें क्या कर, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास इन पेशेंट तथा आउट पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास लिख रखा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद यहाँ से दे रखा इन पेशेंट डोर को और आउटडोर पेशेंट को कैसे आप मैनेज करेंगे। ठीक है, अब इसको बंद करिए भाई, पानी एक बार पी के आया।
ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझो क्या होता है। ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, बस सिंपल सा समझ गए। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन अब लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ बांट सकते हैं बताओ। कोई ओपीडी में आया उसे बांट सकते हैं, तो उसे आउटडोर पेशेंट बोले। अब कुछ समझे। इनडोर मतलब क्या होगा, जो आपके हॉस्पिटल में किसी न किसी वार्ड में है, चाहे वो आईसीयू में, एनआईसीयू में, इमरजेंसी में, या आर्थो वार्ड में, या कार्डियक वार्ड में, किसी किसी वार्ड में है। तो वो जो किसी न किसी वार्ड में है उसी को क्या बोला जाता है बाबू, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ठीक है, अब समझते हैं आगे हम क्या देखते हैं अच्छे तरीके से। ठीक, तो क्या लिख रखा, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं क्या होता है। देखिए लिख रखा गुरुदेव, पहले रखा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से अस्पताल में रोगियों को आवश्यक दवाओं समय पर उचित मात्रा में उपलब्ध कराई जाती है, उसी को ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। किसके द्वारा होता है, एक्चुअल में फार्मासिस्ट के द्वारा होता। अब होता क्या, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने दवा लिया, ठीक है, दवा लिया और हमने क्या कर दिया, जो हमारे वार्ड में है, वार्ड छोड़िए, तो पेशेंट तक दवा को पहुंचाना ही क्या कहलाता है, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। किसी भी मेथड से पहुंचा उससे ले देना देना नहीं है, बट उसके पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सामने हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइप से होता है, फर्स्ट इज इनडोर पेशेंट, सेकेंड इज द आउटडोर पेशेंट होता है। ठीक है, सेकेंड यानी क्या होता है, इनडोर पेशेंट होता है और आपके सामने आउटडोर पेशेंट होता है। इनडोर पेशेंट में तुम्हारे पास क्या हो गया, जैसे कोई वार्ड आ गया, लिखा ना तुम्हारे पास, कोई वार्ड हो गया, ऑपरेशन वार्ड हो गया, एक्सरे वार्ड हो गया, हॉस्पिटल वार्ड हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल अदर डिपार्टमेंट हो गया। तो ये सब जो तुम्हारे पास वार्ड होते हैं, तो इसे इनडोर पेशेंट कहते हैं। क्या बोला जाता है उसे, इनडोर पेशेंट बोला जाता है। उसके बाद आउटडोर पेशेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओनली ओपीडी होती है। ओपीडी में क्या कहते हैं, पेशेंट आया, पर्चा कटाया, डॉक्टर से मिला, फार्मासिस्ट के पास दवा लिया और अपने घर को निकल दिया है। तो इसमें समानता वो होते हैं, जैसे किसी को फीवर हो गया, बुखार हो गया, बुखार फीवर बात एक ही है, सर्दी जुकाम, ये सब सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ठीक, तो ये आपके सामने हो गया यहाँ से। अब हम क्या कर देते हैं, लिख रखा है मेथड ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट, मतलब इन पेशेंट को कैसे बांटेंगे, फिर आउट पेशेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बस काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए हम दवा कैसे बांट सकते हैं इन पेशेंट में। सबसे पहले व्यक्तिगत प्रिस्क्रिप्शन यानी ऑर्डर मेथड, कहने का मतलब व्यक्तिगत मतलब एक कोई व्यक्ति लेकर आएगा, भैया पर्चा देगा आपको, जैसे कह देगा, मान लेते हैं हम बोल दिए भैया ये हमारी दवा है, ठीक है, ये हमारी दवा ज़रा निकालना भाई, तो ठीक है, तो ये व्यक्तिगत हो गया। उसी के पर्सन की दवा निकालेंगे जब तक वो उसका क्लियर नहीं हो जाएगा, उसको दवा देंगे, पैसा देंगे, फिर दूसरी पर्ची देंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा फ्लोर स्टॉक मेथड। फ्लोर स्टॉक मेथड में क्या होता, वन बाय वन करके कईयों स्टॉक रखा जाता। कहने का मतलब जैसे फ्लोर स्टॉक मेथड मतलब जैसे हमारे पास होता क्या, अभी हम समझते हैं। देखिए होता क्या, जैसे हमने क्या कर दिया, फर्स्ट फ्लोर पे गए, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे मान लेते हैं हमारे पास 4 वार्ड है, कितने वार्ड, 4 वार्ड। तो इस वार्ड का, इस वार्ड का, इस वार्ड का, इस वार्ड का कहीं हम बीच में या कहीं साइड में या कहीं किनारे पर, यहाँ पर हम क्या करें, सारी दवाइयाँ रख देते। फिर जब पर डे फार्मासिस्ट जाता है, इसमें देखता वार्ड में कोई कमी है दवा की, उठा के यहाँ पर एक फार्म जो नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग वाला एरिया होता है वहाँ पर चिपका देता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर नर्सिंग वाले एरिया पे चिपका देता है और अपना काम हो जाता है। चिपकाने का मतलब दे देता है जितनी ज़रूरत होती है, तो वो हो गया। तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लोर स्टॉक मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास यूनिट डोजेज यानी वितरण होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यूनिट मतलब समझो क्या हो गया, जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की दवा लेकर जाएंगे, ठीक है, उसे देकर आएंगे, एक व्यक्ति की, ठीक है, एक व्यक्ति को देकर जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या बोला जाता है, यूनिट डोजेज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा बास्केट मेथड। अब बास्केट मेथड में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमें इस वार्ड में जाना, अभी जो बोले ना, अब मान लेते हैं हमें इस वार्ड में जाना, अब 5-7 दवाइयाँ लेके जाना है, तो बताओ मान लेते हैं तुम्हारे पास है 5-7 दवाइयाँ हैं। अब उस वार्ड में मान लेते 100 लोग हैं या 50 लोग हैं, ठीक है, 50 लोग सबको दवाइयाँ देना है। तो हम क्या करेंगे, बास्केट मेथड मतलब एक ट्रॉली टाइप में होती है, उसी में इस रैक बना होता है, तो रैक में हम दवाइयों को रख लेते हैं और जैसे जिसको ज़रूरत होती है जितना हम लगाते चले जाते हैं, तो वही लिख रखा बास्केट मेथड होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, इन पेशेंट क्या, इनमें केवल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के अंदर ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। मतलब इसमें केवल बाहरी कोई नहीं, जो अंदर है पेशेंट उनको, चाहे वार्ड में है कहीं पर भाई, अंदर ही केवल देना है। ठीक, ये हो गया।
अब यहाँ से तुम्हारे पास ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट को तुम एक्चुअल में रियलिटी में कैसे दोगे? सबसे पहले क्या होता है, एक आउटडोर पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट बोलते हैं। एम्बुलेंसी मतलब ये मूव करते रहते हैं, बैठते नहीं हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ जैसे, ठीक अभी हम सही तो है थी, हम कहीं पलट गए फिर। होता क्या, जैसे भी वार्ड वाला बंदा, उसको तुम आज नहीं बिहान नहीं ट्रीट करोगे तब भी वहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, नहीं ट्रीट करोगे भाग जाएंगे। तो यही लिखा, आउटडोर पेशेंट को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है, इसे समान या इमरजेंसी रूप से दिया जाता है, जो डायग्नोस और थेरेपी प्रिवेंशन को, ठीक है, सो हो सकता है। मतलब क्या होगा, किसी को डायग्नोसिस करना वो भी हो सकता है, किसी को थेरेपी देना वो भी हो सकता है, किसी ड्रग्स को प्रिवेंट करना ये भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास टाइप ऑफ आउटडोर पेशेंट। आउटडोर पेशेंट के कितने तरह के होते हैं? सबसे पहले जनरल आउटडोर पेशेंट, मतलब जनरल आते सर्दी जुकाम वाले, पर्ची कटाएं, दवा डॉक्टर से मिल, अपनी जो परेशानियां हैं बताएं, बिना लय वो भी जांच किए फिर घर चले गए, ठीक है। तो उस टाइप से होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा, स्टेप फॉर आउट पेशेंट को वितरण करना, मतलब स्टेप बाय स्टेप आउटडोर पेशेंट को यानी कैसे तुम दवाइयाँ दे सकते हो। सबसे पहले पेशेंट का पूरा नाम रजिस्टर में मेंटेन किया जाना चाहता है, ठीक है, किया जाता। मतलब कब आता, अब ये गुरुदेव कब कह देला तू, देखे स्टार्टिंग में जब घुसता हमारे हॉस्पिटल में तो हम कंप्यूटर पे या ऑलरेडी कागज़ पे हम क्या कर देते हैं, उसका मेंशन कर देते हैं, ठीक। तो वही जो मेंशन किया गया हुआ है तो उसी को क्या बोलता है, रजिस्टर नंबर बोला जाता है। अब कोई डाउट आपके माइंड में आता होगा, ठीक है। आपके माइंड में आता होगा कि मान लेते हैं हम दे दिए, रजिस्टर कर दिए, तो उसका सब कैसे नाम पता कैसे कहाँ रखें। वो ऑलरेडी डिस यानी जब रिसेप्शन पे जाते हैं, जैसे अभी हॉस्पिटल में खुद जाए तो एक बंदा बैठा रहता है या बंदी बैठी रहती है, वो आपका पूरा ब्यौरा लिखती है, ठीक, वहीं से लेते हैं। फिर पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजा जाता, फिर क्या होगा, डॉक्टर के पास भेजा जाएगा, डॉक्टर पूरी जांच के, ठीक है, जांच कर प्रिस्क्रिप्शन को लिखेगा, मतलब पूरा पूछ पाछ के या ब्लड व्लड जांच रहेगा तो उसे प्रॉपर जांच करेगा, जांच करने के बाद उसे दवा लिखेगा, जब दवा लिख देगा, ठीक है, तो फार्मासिस्ट के पास जाएगा। तो लिखा, पेशेंट फार्मासिस्ट के पास ड्रग्स वितर यानी देखो क्या बोल दिया जी, फार्मासिस्ट के पास ड्रग्स प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये करते हैं पहला स्टेप। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिखते हैं, फार्मेसी से दवाई ले लिए, फार्मासिस्ट सभी दवाइयों को चेक करता है और लेबलिंग कर देता, सुबह शाम खाना है, कितने टाइम खाना, ये सब लेबलिंग कर देता है। और डोजेज फॉर्म में बता देता है कि ये सुबह खाना खाना है, ये शाम खाना है, तो ये डोजेज फॉर्म बता देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किस में है, तुम्हारे पास देखा जाए जो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं मेरे भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या दे रखा है, इधर पे आ जाते हैं। इंदौर पेशेंट हो क्या कह दिया, व्हाट इज सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स लिस्ट, ड्रग्स की लिस्टिंग कैसे तुम करोगे, ठीक। जैसे हाई शेड्यूल ड्रग्स हो गया, यानी शेड्यूल एक्स हो गया और सामान्य ड्रग्स हो गया, तो इसको कैसे शेड्यूलिंग करेंगे ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा, मतलब प्रिपरेशन कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं सप्लाई चेन क्या होती है। 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो सप्लाई चेन पहले क्या होती है इसको देखते हैं ध्यान से अच्छे तरीके से। देखिए होता क्या, ये आपके सामने सप्लाई चेन होता है। सप्लाई चेन मतलब होता क्या, अभी ध्यान से समझिए। सप्लाई चेन में क्या कर देते हैं, जैसे अभी हम दुकान खोल दिए तो 2-3 ऐसे बड़ी बड़ी दुकानों से दोस्ती कर लेंगे, ठीक है, जो हमें समय से दवाइयाँ दे सकें। मान तो एक नहीं दिया तो दूसरा देगा, दूसरा नहीं तो तीसरा देगा, इस तरह से चलता रहता है, उसी को सप्लाई चेन बोलते हैं। मतलब चेन नहीं रुकना चाहिए। तो लिखा सप्लाई, ठीक है, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन वह कड़ी है, कड़ी मतलब लिंक है, जिसके माध्यम से दवाओं का निर्माण किया जाता है और रोगियों को, ठीक है, वितरित किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है एक्चुअली हमारे पास, ठीक है, ड्रग्स की लिस्टिंग बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। अब जब तक रोगियों को वितरित नहीं किया जाएगा, जैसे दवा क्या करनी है, हमने ले लिया और उसे दवा के द्वारा क्या करेंगे, दवा को वितरित करेंगे किसके पास, रोगियों के पास, उसी को सप्लाई चेन बोलते हैं। सप्लाई चेन का नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके लिए, ठीक, रोगियों के लिए, ठीक, रोगियों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराने तथा उन तक पहुँचाने के लिए, ठीक, उन तक पहुँचाने के लिए कोई काम उठाने की आवश्यकता नहीं होती, ऑलरेडी वो सब क्या कर देंगे, तुम्हारे पास ला के पहुँचा देंगे। जैसे हमारे, ठीक है, ऐसे होता क्या,
कोई कार्डियक पेशेंट है, उसको ज़रूरत है दवाइयाँ की, तो वो खुद ही क्या कर देगा, बुक कर देगा, या तुम्हारे पास सप्लाई चेन के जरिए किसी दुकान से खरीद के अपना मेंटेन करता है, फिर दुकान वाला कहीं खरीदता होगा, फिर बड़की दुकान कहीं से खरीदती है, सब चलता रहता है। ठीक है, तो फिर क्या लिख रखा तुम्हारे पास, कई हॉस्पिटल एजेंसी, डॉक्टर या तुम्हारे पास दवा निर्माता, दवा वितरण तथा फार्मेसी चैन, ठीक है, फार्मेसी चैन अनुसंधान, ठीक, और एफडीए। अब एफडीए का फुल नेम अब तुरंत यहाँ पे लिख के दिखाइएगा, ठीक है, क्योंकि एफडीए वाला तुम्हारे पास इंपोर्ट है, अभी इसके पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया है, एफडीए का फुल नेम क्या होता है। सप्लाई चेन इन द शामिल है, मतलब सप्लाई चेन ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब कैसे दवाइयाँ हम खरीदते हैं, सबसे पहले मैन्युफैक्चर। अब गुड के मैन्युफैक्चर क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऐसी जगह होती है जहाँ पर दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर में जैसे कहते हैं ना, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनियां होती हैं, वो अपना काम करती हैं, तो यही वो स्टेप, ये स्टेप बताना है तुम्हें। जैसे सबसे पहले तुम्हारे पास लिख रखा मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर क्या कर देते हैं, किसी भी दवाइयाँ को बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। उसके बाद बताओ, किसी न किसी पर्सन को हम देंगे जो आपके कंपनी का रहता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को हमने दवाइयाँ अच्छे से दे दिया है, ठीक। फिर तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, बड़े से होलसेलर की दुकान पर क्या कर देगा, बेच देगा, ठीक है, विथ है मार्जिन, मार्जिन के साथ होलसेल पे बेच देगा, ठीक। अब ये क्या करेगा, होलसेल जो बंदा है उसको इसकी छोटी दुकानों पर देगा, रिटेलर पे देगा, ठीक। रिटेलर पे। अब बताओ, हॉस्पिटल में फार्मेसी, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी में दवाई कहाँ से आती थी, रिटेलर की दुकान से भी तुम खरीद सकते हो, उसके साथ साथ तुम्हारे पास होलसेलर से भी खरीद सकते हो, उसके बाद तुम्हारे पास जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन सबसे खरीद सकते हो। तो अब बताओ आप किसके ज़्यादा हुए, जान ही रहे, ठीक है। तो ये आपके सामने हो जाएगा ये फ्लो चार्ट, इस पर प्लीज़ याद रखिएगा भाई, थीटा होले, इसको याद रख लिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सप्लाई चेन का हमने क्या कर दिया, देखा यहाँ से इंट्रोडक्शन देख लिया अच्छे तरीके से, और ये देख लिया। अब यहाँ से आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स लिस्ट। अब लिस्ट यानी कैसे तुम लिस्टिंग करोगे, जैसे कोई दवाइयाँ हो गई ना, तो उसकी कुछ ना कुछ हमें लिस्टिंग करनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो क्या लिखा, दवा द्वारा निर्मित दवाइयों की तैयारी करना, ठीक है, क्या बोल दिया है जी, डॉक्टर द्वारा ठीक है, डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाइयाँ तैयार करना नर्सिंग का कर्तव्य होता है। तैयार करने का मतलब क्या, जैसे अभी डॉक्टर क्या करेगा, किसी रजिस्टर पे लिख के चला जाएगा, लिख के चला जाएगा, एक्चुअली में लिख कर दे कर चला जाएगा किसी न किसी, ठीक है, नर्सेज को। तो नर्सेज देखेंगे, अच्छा कमरा नंबर 3 पे इसको दवाइयाँ इतने बजे दी गई, इतने बजे हमें चला देना है, ठीक है। तो ये सब जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो क्या लिख देगा, प्रिपरेशन ऑफ, यानी दवा द्वारा निर्मित दवाओं को तैयार करना नर्स के, ठीक है, नर्स का कर्तव्य होता है। एक वार्ड की तुलना किसी फार्मेसी में दवाओं की तैयारी बहुत अधिक, ठीक है, चुनौतीपूर्ण होती, चुनौती तुम्हारे पास चुनौतीपूर्ण नहीं, चुनौतीपूर्ण एक्चुअल में होता है। ठीक है, तो यही होता है भाई। फिर क्या लिख रखा है, वार्ड की तुलना में, ठीक है, वार्ड की तुलना में किसी फार्मेसी में दवाओं की तैयारी की अधिक चुनौती देना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब तुम्हारे पास लिख रखा है हाई रिड्यूस ड्रग्स, जिसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हो सकती है, मतलब लिस्टिंग के अंतर्गत कौन सी दवाइयाँ हो सकती है। सबसे पहले हाई रिस्क दवाइयाँ, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो हॉस्पिटल में हाई रिस्क होती है, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, लिस्टिंग करनी पड़ेगी। तो लिखा यह गलत दवाओं का, ठीक है, यह गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। उच्च जोखिम, ऐसी दवाइयाँ जो तुम्हारे पास खतरनाक टाइप में होती है, लोग वैसे टाइप में यूज करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होता है, उच्च जोखिम वाली दवाओं से रोगी को महत्वपूर्ण हानि, ठीक होने का क्या हो जाता है, खतरा बढ़ता है, इसलिए हाई रिस्क ड्रग्स नहीं खाई जाती। जैसे कभी भी दवाइयाँ आप खरीदें तो एक अच्छे से मेडिकल स्टोर वाले से ही खरीदें, क्योंकि उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको बड़ी खतरनाक चीज़ें खिला सकता है, ठीक। दिक्कत इसका एग्जांपल में तुम्हारे पास क्या होगा, इपिनेफ्रीन हो गया, फिर यानी क्या होगा, फिनाइल इफ्रीन हो जाएगा, और तुम्हारे पास हीरोक्विन हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोप्रानोलॉल हो जाएगा। इसका एग्जांपल यहाँ से, ठीक है। अब तुम्हारे पास इमरजेंसी ड्रग्स, इसको भी आपको क्या करना, किसी न किसी कंडीशन में फिलअप करके रखना है। अब इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, इस लिखा है यह दवाइयाँ पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में दी जाती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कहते हैं। लाइफ सेविंग मतलब ये ज़िंदगी बचाने का काम आती है। जैसे तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एड्रेनलिन दे रखा, क्या ले रखा बाबू, एड्रेनलिन दे रखा, लीडोकेन दे रखा है, एटॉपी यानी एट्रोपिन दे रखा है, और तुम्हारे पास बेथा, ठीक है,
बेटामेथासोन हो जाएगा, ठीक है, डेक्सामेथासोन हो जाएगा, डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन है, डेक्सामेथासोन हो जाएगा। ये सब जितनी भी दर्द दवाइयाँ होती है थोड़ा सा इमरजेंसी केस में प्रयोग की जाती है। मोस्ट ऑफ द कैटेगरी में देखा जाता है क्या होती है, वो इंजेक्शन के फॉर्म में होती है। इंजेक्शन नहीं रहेगा तो दवाइयाँ नहीं बढ़ा पाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ बारे में। उसके बाद तुम्हारे पास स्टडी ऑफ शेड्यूल, ठीक है, स्टडी ऑफ शेड्यूल H1 ड्रग्स। अब इसको लिस्टिंग कैसे गुरुदेव करेंगे इसको बताते हैं। तो लिखा शेड्यूल H1 में हाईली सेंसिटिव एंटीबायोटिक आते हैं। अब इसको रखना तुम्हारे पास बड़ी दिक्कत का काम हो सकता है। इसके लिए शेड्यूल C1, ठीक है, C1 C2 और यक्स का तुम्हारे पास क्या होना चाहिए बाबू, ठीक है, एक्चुअल रियलिटी में आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाई सेंसिटिव कोई ऐसा हाई सेंसिटिव क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। जैसे एग्जांपल में ये बिना पर्चे के नहीं दी जाती है, क्या कर देते हैं, बिना पर्चे के नहीं दे सकते हैं। जैसे अल्प्राजोलाम हो गया, तुम्हारे पास क्या हो गया, बेलोफ्लेम हो गया, ठीक। उसके बाद आइसोनियाजाइड जो कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो ये सब हम क्या कर देते हैं इसमें। और ट्रामाडाल, ट्रामाडाल भी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। ट्रामाडाल भी देखा जाए तो कहीं आप खरीदने जाएंगे मेडिकल स्टोर पे तो नहीं देंगे, एक दो टिकिया तो नहीं देंगे, एक आध टिकिया पा जाओगे, बट ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाएंगे, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या दिया हो भैया, बहुत भयानक टाइप में नींद आ रही है चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं मेरे पास। डिफाइन रेडियो यानी रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, राइट द ब्रीफ इन स्टोरेज आप, ठीक है, स्टोरेज इन रेडियो फार्मास्यूटिकल। मतलब रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में अच्छे से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। अब समझिए वर्ड का मतलब, रेडियो मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फार्मा मतलब दवाइयाँ, सूटिक्स मतलब आप समझ रहे हैं उपचार करना, ठीक है। जब हम क्या कर देते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का प्रयोग करके, अब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है, इसका उपयोग करके हम दवाइयों का ट्रीटमेंट करते हैं, क्या किसका, दवाओं का ट्रीटमेंट करते हैं, उसी को रेडियो फार्मास्यूटिकल बोला जाता है। क्या बोलते हैं एक्चुअल में, रियलिटी में रेडियो फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल वे दवाइयाँ होती जो रेडियो एक्टिव मटेरियल की बनी होती, उन्हीं को रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल बोला जाता है। तो लिखा है रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव नहीं, रेडियो फार्मास्यूटिकल को, ठीक है, को विशेष रूप से डिजाइन की जाती है प्रोडक्ट होती हैं, यानी डिजाइन की गई प्रोडक्ट होती हैं जो ट्रीटमेंट और निदान के लिए उपयोग की जाती है। जैसे कोई दवाइयाँ तगड़ी हो गई हैं तो उनको क्या कर देते हैं, इसी कैटेगरी के अंतर्गत रखी जाती है। और ये कैंसर के ट्रीप यानी थेरेपी वेरेपी में ज़्यादा उपयोग की जाती है। ये हो जाएगा। अब क्या लिख रखा, रेडियो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी बॉडी में फैलकर उत्सर्जित करके, ठीक है, उत्सर्जित करते हैं और शरीर के इंटरनल ऑर्गेन तथा तुम्हारे पास इंजरी होगा सेल ग्रोथ का पता करते हैं। कहने का मतलब क्या कहते हैं, यदि रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यदि हमारे शरीर के अंदर फैलेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, सबसे पहले इंटरनल ऑर्गेन को डैमेज करेगा। जैसे तुम्हारे पास लीवर हो गया, कूलर हो गया, ये कूलर का ही बता रहे हैं गुरुदेव, कूलर नहीं, दवाइयाँ होती है, ठीक है, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गेन इंजरी तथा सेल ग्रोथ को क्या कर देते हैं, पता लगा। इंटरनल ऑर्गेन मतलब जैसे भी मान लेते हैं कि कहते हैं सूजन है पेट में है या इंटेस्टाइन में है, तो ये सब में दिक्कतें हो सकती हैं। इंजरी, कहीं इंजरी मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे यानी सर में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उसको भी मैनेज करने इनकी जिम्मेदारी होती है। सेल ग्रोथ का पता लगाना, इसे सेल ग्रोथ मतलब तुम्हारे पास जो कैंसर सेल होते हैं उनको पता लगाने के लिए मोस्टली उपयोग किया जाता है। स्टोरेज कहाँ रखते हैं इसको इसके बारे में थोड़ा सा आप नॉलेज ले लीजिए। देखिए स्पेशल कंटेनर में रखना चाहिए। देखिए इसको कभी खुला स्थान पे मत रखिएगा, नहीं तो आपके लिए ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये क्यों, क्योंकि रेडिएशन पैदा करेगा, उसके इर्द गिर्द में तुम्हारे पास जो भी आदमी रहेगा वो डेथ हो कर जाएगी उसकी, ठीक है। तो लिखा है स्पेशल कंटेनर में रखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास सेफ्टी एंड तुम्हारे पास सिक पैक एरिया में स्टोरेज किया जाता है, मतलब ऐसी जगह रखना चाहिए, ऐसी जगह सेफ्टी रखना चाहिए जहाँ पर, ठीक है, पूरा सेफ्टी हो और सील पैक हो, ठीक है। सील पैक एरिया रहेगा, जितना सील पैक एरिया रहेगा उसी में स्टोरेज करेंगे तो ज़्यादा रेडिएशन नहीं पैदा कर सकता है। फिर क्या लिखा,
जिस एरिया में रखा जाएगा इंटरनेशनल यानी नेशनल तथा इंटरनेशनल रजिस्टर सेट होना चाहिए। ठीक है, अभी तुम सोच सकते हो एक देश से दूसरे देश जब आता जाता होगा तो कितनी भयानक नुकसान करता होगा। ठीक है, इसे कभी भी रखा जाता है तो नेशनल तथा इंटरनेशनल लेवल पे सब तुम्हारे पास ब्यौरा कापी में होता है, मेंशन किया जाता है मैप में कि कहाँ पर हमारे पास है ये रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। कंटेनर पर खतरे का चिन्ह लगाना चाहिए, मतलब जिस कंटेनर पे तुम्हारे पास क्या बोल रहा है ये पाया जाता है उसको तुरंत क्या कर देना, भन्न से, तुरंत नहीं भन्न से क्या करना, खतरे का चिन्ह लगा देना है। ठीक, फिर क्या लिखा, इस प्रकार पूरा मैन्युफैक्चर तथा एक्सपायरी डेट होना चाहिए। मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीदें यदि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है तो उस पर हमेशा हमेशा कब मैन्युफैक्चर हुआ कब एक्सपायरी डेट ये बड़ी ज़रूरी होना चाहिए, नहीं तो मान लेते एक्सपायरी खा लेंगे तो मर जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी आप ही के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हॉस्पिटल। ठीक, क्या होगा जाएगी रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, इंट्रोडक्शन और स्टोरेज हमने क्या कर दिया आपके सामने बता दिया है। जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना ही हमें बताना है आंसर उसका। अब इधर तेजी से थोड़ा सा चलेंगे। ठीक है, कह दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन, राइट अबाउट द हॉस्पिटल सॉरी मेडिकल हॉस्पिटल इन पेशेंट। मेडिकल हॉस्पिटल इन पेशेंट के बारे में तुम्हें डिटेल में बताना पड़ेगा। मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट यानी जो मेडिकल होती है, ठीक है, किसी पेशेंट की पूरी हिस्ट्री होती है जो मेडिकल की उसको तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ सामने देख रखा है तुम्हारे पास मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री गुरुदेव क्या होता है अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझिए। कहते हैं गए आप हॉस्पिटल तो होता क्या है, जैसे पूछते भाई कितना दिन से दवाई कराता था तब बोलेंगे इतना दिन से। ठीक है, कहाँ ठीक नहीं हो रहा तो उसका रीज़न भी उसको हम बताएंगे, उन्हें बताएंगे। ठीक है, रीज़न भी बताएंगे तभी वो किसी न किसी कॉपी पे नोट कर पाएंगे। बताओ हमारी हिस्ट्री जानेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, अपनी दवाइयाँ ववाइयाँ फॉलो करा पाएंगे। तो वही चीज़ लिख रखा तुम्हारे पास। मेडिकल हिस्ट्री वह प्रक्रिया है जिसमें अनेक पेशेंट द्वारा पास्ट ड्रग्स रिकॉर्ड या डी यानी और प्रेजेंस जानकारी एकत्रित की जाती है। इसमें होता क्या है, देखिए पहले पानी पी लेते। देखिए मेडिकल हिस्ट्री देखा जाए तो वह प्रक्रिया है जिसमें पेशेंट द्वारा पास्ट ड्रग्स रिकॉर्ड और प्रेजेंट समय में कौन दवाइयाँ चल रही ये सारी ब्यौरा क्या कर देते उसी पे लिखा होता है, उसी को मेडिकल हिस्ट्री बोलते हैं। ये होता क्या, ऐसे कहते हैं भाई ये बीमारी कितने दिन से, तो बोलेंगे भाई 1 महीना से 2 महीना से। ये तब से तुम क्या कर रहे थे तो बोलेंगे यहाँ यहाँ जैसे दवाइयाँ खाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं, कौन सी दवाइयाँ खाएं, ये सब चीज़ रखना भी जरूरी होता है। लोगों को लगता है फेंक दे तेरी हटावा कौन दिक्कत नहीं, बट वो देखा जाए तो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। ठीक है, लिखा इसमें पेशेंट की दवा लेने की विधि, मतलब किस विधि से ले रहा, ओरल ले रहा था, क्या ले रहा था, समय किस समय से ले रहा, कितने समय से ले रहा है, उपयोग का, ठीक है, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलता है जिससे सही जानकारी दर्ज की जा सके। बताओ जितने सही जानकारी दर्ज की जाएगी उतने अच्छे से हम क्या करेंगे, इफेक्टिवली दवा उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये होगा मेडिकल हिस्ट्री का मेन गोल क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले फार्मासिस्ट को सेल्फ यानी देखो सेल्फ पेशेंट से परिचित कराना चाहिए। मतलब जैसे पेशेंट के पास जाएं तो बोले भैया हम यहाँ के फार्मासिस्ट हैं, यदि आप अपने बीमार अपने बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है, आप बताएंगे अच्छे तरीके से तो डॉक्टर हम नोट कर लेंगे, डॉक्टर आएंगे तो आपको उसी तरह से अच्छे तरीके से क्या करेंगे, दवाइयाँ दे देंगे। तो लिखा रखा है फार्मासिस्ट को सेल्फ पेशेंट से परिचित कराना, अपने आप को परिचित, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए हॉस्पिटल पेशेंट से कि भैया हम फार्मासिस्ट हैं, ये करिए, नहीं तो कहीं कौन आ गया वही कौन पूछा था। तो फार्मासिस्ट को पेशेंट की बीमारी, प्रिस्क्राइब तथा नॉन प्रिस्क्राइब दवा की जानकारी लेना चाहिए। मतलब उससे पूछना चाहिए भाई अब कितने दिन से दवाइयाँ, ठीक है, कितने दिन से दवाइयाँ खा रहे हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो ये सब भी हमें थोड़ा सा उन्हें पूछना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास क्या बोल दिए है जी, पेशेंट की थेरेपी टाइम नोट करना। थेरेपी टाइम मतलब क्या हो गया, कितने दिन से आप दवाइयाँ खा रहे हैं, इसको भी हमें नोट करना पड़ेगा। पेशेंट के मेडिकल नेचर को समझे। पेशेंट को मेडिकल नेचर मतलब क्या होगा, यानी वो पेशेंट मेडिकल के बारे में एक्चुअल में रियलिटी में सोचता क्या है। जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं तेरी के दवाई का काम नहीं करला, तो ये सब चीज़ के बारे में वो सोच क्या रखता है, उसके उसी के अनुसार हम उसे ट्रीट करेंगे।
ठीक है, उससे ड्रग्स के, ठीक है, ड्रग्स तथा था ड्रग्स का एब्यूज तथा मिसयूज को रोका जा सके। इससे बताओ पेशेंट हिस्ट्री अब तुम जान गए, तो उससे जो तुम्हारे पास गलत तरीके से दवाइयाँ खा रहे हैं, तो दवाइयाँ का जो तुम्हारे पास क्या हो गया, उपयोग तथा दुरुपयोग है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ड्रग्स इंटरेक्शन को कम कर सकते हैं। ड्रग्स इंटरेक्शन कभी कभी सुने होंगे, ये दवाइयों के साथ ये दवा नहीं खाना चाहिए, ऐसा सुने होंगे। ठीक है, तो वही क्यों, क्योंकि वो दवाइयाँ उस दवाइयों से क्या करेंगे, रिएक्शन करके ख़राब कर दे रही हैं, तो इसके कारण से भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसे कईयों कारण हो सकते हैं। उसका तुम्हारे पास प्रोसीजर पे आते हैं, किस प्रक्रिया से आप मेडिकल हिस्ट्री निकालेंगे। सबसे पहले फार्मासिस्ट को, यानी फार्मासिस्ट अपने आप को स्वयं से क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मरीज से परिचित करा, यानी परिचय दे दिए। फिर क्या करेंगे, मरीज यानी मरीज द्वारा क्या कर दिए, ली गई दवा की पूरी हिस्ट्री पूछना है कि मतलब कितने दिन से एक्चुअल में रियलिटी में दवाइयाँ आप ले रहे हैं, कितने दिन से ये बीमार है, कितने दिन से बीमारी है, तो ये सब मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी होती है। वो कितना, यदि प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स खा रहे हैं तो भैया कहाँ से तुम दवाइयाँ खा रहे थे। नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग मतलब क्या होता है, ये सब देखेंगे, मतलब तुम कितना दिन से बिना पूछे मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले रहे थे, वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन दवा हो जाएगी, मतलब बिना डॉक्टर से पूछे। वो सब चीज़ रिकॉर्ड रखना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। थेरेपी का, ठीक है, थेरेपी के अवधि का समय होना चाहिए। थेरेपी का अवधि के समय मतलब कितने दिन से आप एक्चुअल में दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ये भी समय होना ही होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिख रखा है, मरीज की दवा, ठीक है, दवा लेने से संबंधित व्यवहार को समझना चाहिए। मतलब ये पेशेंट है तो वो दवा किसके अकॉर्डिंग ले रहा है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो थोड़ा सा अपने आप को, ठीक है, 30 मार खान समझते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो क्या, दवा हम नहीं खा, वैसे बोलते हैं ना। ठीक है, बताओ, दवा नहीं खाओगे, डिजीज आपके अंदर है, तो धीरे 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 अपने आप को हाईजैक कर लेगी, उसको बहुत खतरनाक बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। मान लेते हैं मेडिकल हिस्ट्री आएगा तो क्या क्या आपको लिखना पड़ेगा, पहले मेडिकल हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, उसका गोल लिखना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर लिख के ख़त्म कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन यानी हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, मतलब हॉस्पिटल में देखा जाए तो जो कंप्यूटर प्रयोग होता है उसका एक्चुअल में कहाँ काम होता है, इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। 7th नंबर क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देना है, कुछ चीज़ों के बारे में बता देना है। तो यहाँ लिख रखा तुम्हारे पास, देखिए, एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। यदि देखा जाए तो आप हॉस्पिटल में जो फार्मेसी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी रिसर्चर तुम्हारे पास फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, रिसर्चर फार्मासिस्ट है, वो सब जानकारी को इकट्ठा करना, या दवाइयों के बारे में जानना, या तुम्हारे पास किसी भी चीज़ के बारे में जानना, सब कुछ कितना होता बाबू, ऑनलाइन होता। ठीक, ये आप सुने होंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन होता है क्यों, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर से होता है। क्लिनिक फार्मेसी में, ठीक है, लिखा कंप्यूटर क्लिनिक फार्मेसी प्रैक्टिस में रिसर्च के यानी रिसर्च के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते थे, रिसर्च हमें करना है, चाहे डॉक्टर होना, चाहे फार्मासिस्ट होना, कोई भी हो, तो रिसर्च के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी रखना इन्हीं के बारे में होता है। ठीक है, ठीक है, अब आगे क्या लिख रखा है, कंप्यूटर सर्च और तथा क्लिनिकल रिसर्च में कंप्यूटर का क्या क्या बड़े, ठीक है, उपयोग बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता बन गई। मतलब जितने भी बड़े बड़े होते हैं तो कितना सैलरी किसको दी है, कितना स्टॉक मेंटेन है, कितना पेशेंट है, किस पेशेंट ने डॉक्टर दवाई नहीं दिया, तो ये सब कुछ क्या होती है, एक कंप्यूटर में फिलअप होती है, जो इजी तरीके से कर देते हैं अपने काम को। फिर क्या लिखा, फार्मासिस्ट इनर लिखा, फार्मासिस्ट इंटरनेट का उपयोग करके, फार्मासिस्ट क्या कर देता है, इंटरनेट का उपयोग करके डिजीज रिलेटेड उपचार की जानकारी इकट्ठा करने के लिए क्या कर देता, किसका उपयोग करता है, आपका कंप्यूटर का उपयोग करता। दोबारा बता देते, फार्मासिस्ट इंटरनेट का उपयोग रोग और, ठीक है, रोग और डिजीज रिलेटेड उपचारण, ठीक है, उपचार की पूरी जानकारी, यानी देखा जाए तो पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, किसकी मदद से, कंप्यूटर की मदद से। फिर क्या दे रखा तुम्हारे पास फिर क्या दे रखा बाबू, इकट्ठा करते हैं, लिखा कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके हम यानी पेज तथा पेज वर्क को कम करते हैं तथा मैनुअल रिकॉर्ड को कम करने का उद्देश्य करते हैं। कहने का मतलब, अब बताओ, पेज होगा ना, अभी मान लेते हैं आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब हम लिखे हैं पीडीएफ आप पे भेजेंगे, तो पीडीएफ आप क्या करेंगे, प्रिंट करा के इतनी मोटी बुक बना देंगे। बट पेज वर्क क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो हम कंप्यूटर का उपयोग इसलिए करते हैं कि पेज वर्क आपका कम से कम हो।
ठीक, आगे क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए आगे। ठीक है, आगे क्या बोल दिया है, यहाँ से आते हैं। ठीक है, लिखा है तुम्हारे पास कंप्यूटर उपयोग के कुछ नियम, यानी क्या होगा, कुछ सामान्य तरीके। सबसे पहले मेडिकल एरर क्या होता है, मतलब शरीर जो तुम्हारे मेडिकल के अंदर है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कतें हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए, ड्रग्स यानी उपचार, प्रिस्क्रिप्शन इन्वेंट्री कंट्रोल को प्रबंधित करने, ठीक है, लिखा प्रबंधित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जिससे मेडिकल की इधर क्या हो जाती, कम होती। कहने का मतलब क्या होता है, यहीं से मेन मुद्दा धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, हो का रहा, सबसे पहले ड्रग्स उपचार, चाहे प्रिस्क्रिप्शन हो चाहे इन्वेंट्री कंट्रोल हो, को प्रबंध करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जिससे कंप्यूटर एरर क्या हो जाती है, बहुत कम होती है। बताओ भाई, हम 10 दवाइयाँ जोड़ रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई दिक्कतें हो सकती हैं, बट कंप्यूटर जब करेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यही करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। फिर क्या लिख रखा, क्लिनिकल सपोर्ट, ठीक है, कम क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, मतलब क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, जैसे हमारे हमें कोई बीमारी, ठीक है, एक्चुअल में हमें पता, लैब में पता चल गई, ठीक है, ओवर हीटेड वाईफाई शॉर्टकट कैमरा विल बी रिस्ट्रैक्टेड, ओके बेटा, ठीक है, इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हीट हो गया मोबाइल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लिखा है तुम्हारे पास जो ड्रग्स उपचार है उसके रिलेटेड क्लिनिकल निर्णय लेने की जिम्मेदारी कंप्यूटर आराम से कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेसिक टूल्स आ जाते हैं। अब तो अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आते हैं, तुम केवल पर्चा इसे डाल दोगे, स्कैन करके वहाँ से आपको दवाइयाँ बता देगा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये सारा चीज़ बता देगा, आराम से वहाँ से ले सकते हो। ठीक, होता भी है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा बाबू, बहुत धीरे धीरे चल रहा है भाई, थोड़ा तेज से चलते नहीं तो गड़बड़ा जाएगा भाई। ठीक है, लिखा क्लिनिकल मेडिकल रिको, यानी क्या होगा कि यानी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड, यहीं बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, लैब की सारी जानकारी एक जगह से दूसरे जगह आप जा सकते हैं लेके, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो लिखा दवा पेशेंट क्लिनिकल लैब रिपोर्ट को क्या कर देते हैं, कलेक्ट, लंबे समय तक क्या करते हैं, कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक, आज नहीं 10 दिन बाद आएंगे तभी आपको रिपोर्ट आराम से दे दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर है। ठीक, कंप्यूटर की तो मदद ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया बार कोड तकनीकी, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं तो उसमें बार कोड स्कैन होता है, ऐसे करोगे टू कंप्यूटर में सारा चीज़ पूरा उसका ब्यौरा चला जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरी जानकारी उसमें होती है। ठीक है, पूरी जानकारी आपके सामने होती, उसी को हम रखते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो लिखा इस विधि में ड्रग्स को स्कैन तथा ट्रेस करना आसान होता है इससे। ठीक है, इससे मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, स्टोरेज की सारी सूचना आपको भरने से मिल जाती है। ठीक है, आप देखे होंगे ड्रग्स इंफॉर्मेशन डाटाबेस, कुछ ऐसी दवा दी हो जो दवा के बारे में होती है। जैसे क्या लिख रखा है, फार्मासिस्ट को न्यूनतम दवा की जानकारी प्राप्त होती रहती, मतलब नवीनतम, मतलब नई नई जो दवाइयाँ मिल रही हैं, मार्केट में आ रही हैं, बैठे बैठे सब कुछ हो जा रहा है। अब उसके लिए भी देखेंगे कई साइट होते हैं जो अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इसी पे निर्भर करते हैं। फिर क्या लिख रखा, ड्रग्स इंफॉर्मेशन डाटाबेस, और क्या कर देते हैं, जैसे डोजेज रिलेटेड इशू, मतलब आपको डोजेज एक्चुअल में नहीं पता कि कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ वो बता देगा। ठीक है, साइड इफेक्ट की, यानी साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, जो दवाइयाँ के एक्चुअल में साइड इफेक्ट होगा वो भी लिखा, अंतः क्रिया आदि सब कुछ इसी पे मेंशन होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी पे मेंशन रहेगा तो अपना काम हो जाता है ईजिली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, ठीक, 8वां नंबर क्या कर रखा है, एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज ईरर। ठीक है, मेडिकल ईरर को कैसे तुम कम कर सकते हो, इसको पूरा अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मेडिकल ईरर को कैसे तुम डिफाइन कर, यानी कम कर सकते हो, यही तुम्हें बताना पड़ेगा। तो बताओ मेडिकल ईरर तुम कैसे कम कर सकते हो। ठीक है, आप समझिए मेडिकल ईरर क्या होता है। जैसे आप क्या कर दिए, दवा लिए, ठीक है, दवा लिए और डॉक्टर से आप दवा लिखवाएं, मेडिकल स्टोर पे गए तो सही से पढ़ ही नहीं पा रहा, उल्टा सीधा दवाइयाँ देता, उसके कारण से ईरर हो सकता है। या पेशेंट के पास इंफॉर्मेशन है, या वो जो है तुम्हारे पास जो फार्मासिस्ट हैं उसके पास दवाइयाँ नहीं हैं, ठीक, तो वो दवाइयाँ चेंज कर देता, तो उसके कारण से भी ईरर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कईयों कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो कईयों कारण हो सकते हैं। लिखा है दवा संबंधी ईरर तब होता है जब दवाइयों का उपयोग में गलती होती है,
जिसके परिमाण स्वरूप पेशेंट को नुकसान हो सकता है या साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है, उसी को क्या बोला जाता है, मेडिकल एरर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मेडिसिनल एरर बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया मेडिसिनल एरर क्या होता है। ठीक है, मतलब दवाइयाँ कुछ क्या बदला जाए, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ इशू हो जाए, ठीक है, कोई ना कोई इश्यू हो जाए जिससे दवाइयाँ, अब बताओ जब इश्यू हो जाएगी तो दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर जाके साइड इफेक्ट करेगी। अब साइड इफेक्ट करेगी तो नुकसान करेगी। वेरियस टाइप ऑफ द मेडिकल एरर क्या होता है, प्रिस्क्राइबिंग एरर, मतलब जो डॉक्टर की लिखावट है उससे दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, फिर तुम्हारे पास लिखा गलत खुराक, यानी कम अथवा अधिक हो जाता है। कम खुराक मतलब क्या होगा, पेशेंट के बारे में आपको नॉलेज नहीं, एक्चुअल में इसका एज कितना है, वेट कितना है, उसके कारण से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके कारण से भी हो सकता है। गलत समय पर, मतलब मरीज जो फार्मासिस्ट के द्वारा बोला जा रहा है कि भाई इतने टाइम पे लेना है, पेशेंट खा ही नहीं रहा, जा भैया अब नहीं खा, क्या कर लेगा। ठीक, तो उसके कारण से भी एरर हो सकता है। फिर तुम्हारे पास लिखा है, तुम्हारे पास गलत दवा देना, मतलब जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, वो गलत तरीके से आप देंगे, सही दवा के बदले कम क्वालिटी की तथा कुछ अच्छी, ठीक है, या कोई दूसरी दवा दे देना, मतलब जो दवा हमारे पास नहीं है बदल देते हैं, मेडिकल स्टोर में अक्सर ऐसा होता है। तो ठीक है, तो जो बदल देते हैं एक्चुअल में वही क्या कहलाता है, मेडिकल एरर कहलाता है। ठीक, ये हो गया यूज ऑफ द मेडिकल एरर, यानी मेडिकल एरर का यूज क्या क्या होता है। ठीक है, यानी तुम्हारे पास देखो, सॉरी, मेडिकल एरर का यूज नहीं, कॉज ऑफ मेडिकल एरर, यानी एक मेडिकल एरर कहाँ कहाँ से हो सकता, कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन व्यवस्था में क्या होती, कमी होती है। कम्युनिकेशन व्यवस्था मतलब जो फार्मासिस्ट हैं और डॉक्टर नर्सेज में तालमेल नहीं है। ठीक, क्योंकि देखा जाए तो दवाइयाँ तुरंत फार्मासिस्ट समझ जाता है कि कोई भी डॉक्टर लिखा रहता है उसके इर्द गिर्द। ठीक है, तो उसमें कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं है, जब कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं रहेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इससे दिक्कतें हो सकती हैं आपको। फिर तुम्हारे पास क्या होगा, लेबलिंग एरर, मतलब सही से आप लेबलिंग नहीं किए हुए हैं। ठीक है, लेबलिंग एरर में तुम्हारे पास क्या आ सकता है, जैसे लेबलिंग एरर में जैसे लेबल किया गया कुछ और अंदर कुछ और है, इसके कारण से भी एरर आ सकता है। फिर क्या लिखा, प्रशिक्षण की कमी, मतलब क्या होगा, उनके पास पूरा वेल एजुकेटेड नॉलेज ही नहीं है, इसके कारण से हो सकता है। लासा ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो देखने में और सुनने में क्या होती है, एक जैसी होती है, उसके कारण से भी एरर हो सकता है। ठीक है, तो इसके कारण से भी एरर हो सकता है। और क्या लिख रखा है जी, थकान तथा तुम्हारे पास तनाव, जो व्यक्ति होता है ना, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास ड्यूटी एक्चुअल में कम होना चाहिए, बट लंबे से लंबे समय तक जब ड्यूटी करेगा, लंबे लंबे समय तक ड्यूटी करेगा तो उसके अंदर तनाव और थकान होगा, तभी दवाइयाँ क्या हो सकती, एरर हो सकती है। फिर क्या लिख रखा, स्टडी, यानी स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज एजुकेशन एरर, मतलब कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसे हम दवाइयों की मेडिकल, यानी मेडिकल एरर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये होता है ना, तो वही चीज़ें बोलते हैं। प्रत्येक दवा के लिए एक पर्चा लिखा जाना चाहिए, मतलब एक पर्चे पे सारी दवाइयाँ हो, कि नहीं एक पर्चा इस पे, दो चार दवाइयाँ इस पे, दो चार दवाइयाँ उसके पीछे लिखा गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एक जगह होना चाहिए। ठीक, और फार्मासिस्ट को पलट के भी देख लेना चाहिए कि कोई दवाइयाँ तो इधर उधर नहीं छूट गई है। वेल एजुकेटेड तथा ट्रेन स्टाफ होना, जो भी फार्मासिस्ट और नर्स रहे हैं वेल एजुकेटेड होना चाहिए और ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, जो तुम्हारे पास वेल ट्रेडेड होना चाहिए। डबल चेकअप सिस्टम होना चाहिए। डबल चेकअप मतलब एक बार कोई सीनियर चेक किए, सीनियर चेक करिए, दोबारा आप चेक करिए। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर लेबलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। लेबलिंग मतलब कि सुबह शाम दोपहर कैसे खाना चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, तभी तो खा पाएगा पेशेंट आराम से। फिर क्या लिख रखा बाबू, एक्सप्लेन द इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, गिव द इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल यहाँ पर क्या होते हैं, वस्तु सूचक, ठीक है, वस्तु सूची नियंत्रक। अब इसमें क्या होता है आपके सामने दिया गया है। ठीक, अब होता क्या देखिए, वस्तु सूची नियंत्रण, ठीक, अब इसको हम देखते हैं आगे की तरफ। ठीक है भाई, रुक रुक के आवाज़ आ रही थोड़ा सा, नींद आ रही बड़ी तगड़ा भाई।
क्या किया जाए, बट लेक्चर लेना भी बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, आप ही के लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, क्यों, आप हमारे पूरे प्यारे से एक स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट हैं है कि नहीं। तो होता क्या समझिए, लिख रखा है वस्तु सूची नियंत्रक। अब ये क्या होता है, नाम से ही पता, मतलब हमारे जैसे कोई दुकान खोलती है तो हमें सूची बनाना है कि इस सूची के अंतर्गत हमारे पास ये दवाइयाँ होनी चाहिए स्टॉक में। मतलब स्टॉक को मेंटेन करना ही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाता है। अब कुछ समझे कि नहीं। ठीक है, तब देखिए, और पैसा वैसा भी देखना चाहिए, ऐसा नहीं। इन्वेंट्री कंट्रोल एक प्रणाली है जिसके द्वारा संस्थान दवाओं और अन्य सामग्री की खरीद, स्टोरेज, आपूर्ति को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि वे सही समय पर, सही मात्रा पर और मिनिमम कॉस्ट पर क्या कर सके, उपलब्ध करा सके। उसी को क्या बोला जाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाते हैं। फिर क्या लिख रखा, अब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ड्रग्स की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना। सतत मतलब कंटिन्यू, मतलब कि नहीं आज हमारे पास ये स्टॉक था अगले दिन गायब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस जो एरिया में आपकी दवाइयाँ चल रही वो आप प्रॉपर होनी ही चाहिए, नहीं तो दुकान एक बार एक बार कोई पेशेंट घुमा तो दोबारा आएगा नहीं। लिखा है लिखा बर्बादी और एक्सपायरी ड्रग्स को कम करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक, क्योंकि हमें प्रॉपर स्टॉक मेंटेन रहता है। स्टॉक की अधिकता व कमी को बचाना इन्हीं की कार्य होती है। ठीक है, लागत को यानी नियंत्रण में रखना, लागत को क्या करना, नियंत्रण में रखना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। क्यों, क्योंकि नहीं मान लेते वस्तु सूची मेंटेन करें तो हम दाम बढ़ा दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर और अथवा पेशेंट को, तुम्हारे पास पेशेंट को क्या हो, पेशेंट को शॉर्टेज इन द ड्रग्स स्टोरेज मेंटेन करना। मतलब शॉर्टेज मतलब कि आपको दवाइयाँ ऐसी ना हमारे यहाँ शॉर्ट हो जाती हैं, मार्केट में शॉर्ट हो जाती हैं, तो उसको मेंटेन करना। जैसे कोरोना अभी आ रहा है, मान लेते कह रहे हैं सब लोग, ठीक है, तो कोरोना से रिलेटेड जो भी आपकी दवाइयाँ हैं उसको आपको स्टॉक कर लेना है। क्योंकि मान लेते लक बाई चांस आए, ठीक है, लक बाई चांस आए तो क्या कर देना है, प्रॉपर मैनेज करके, ठीक, उसे व्यवस्था देनी की आप जिम्मेदारी बनती है। इसकी प्रमुख तकनीक यानी तकनीकी दी गई है। जैसे तुम्हारे पास लिख रखा पहली एनालिसिस में ABC एनालिसिस, लागत के आधार पर आइटम वर्गीकरण करना, मतलब पैसे के आधार पर। जैसे तुम्हारे पास जो ज़्यादा महंगा रहेंगे, देखिए पहले लिख रखा महंगे आइटम को कम मात्रा में लाना, बट ज़्यादा लागत हमें लगानी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा पैसा लगेगा तभी तो कम मात्रा में आएगी, तो इसको रखना ही रखना। दूसरा मध्यम आइटम, न तो ज़्यादा न तो कम, मीडियम में रखोगे तभी कोई टेंशन नहीं है। सस्ते आइटम अधिक मात्रा कम लागत, मतलब इस पर तुम पैसा कम लगाओगे बट आपको लागत ज़्यादा मिलेगी, मतलब फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब दवाइयाँ रखते, जैसे जेनेरिक वगैरह दवाइयाँ होती हैं ये रख देंगे। ठीक है, और तुम्हारे पास VED एनालिसिस, VED नहीं के मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, V से वाइटल, E से एसेंशियल, D से डिजायरेबल होता है। V से जो तुम्हारे पास अति आवश्यक दवाइयाँ होती हैं उसे ज़्यादा मात्रा में आपको रखना है। ठीक, अति आवश्यक, क्योंकि वो दवाइयाँ आपके जैसे एरिया में मान लेते हैं ज़्यादा बिक रही है, दिन भर में 5-10 पत्ता बिक रही, तो उसको रखना ही रखना पड़ेगा। इसेंशियल जो जरूरी दवाइयाँ होती उसको तो रखना ही रखना पड़ेगा। फिर डिजायरेबल जो इच्छित दवाइयाँ यानी कम कम होनी ही चाहिए। जैसे किसी की इच्छा हो भैया बताना एक आध महीना में, एक आध 2-4 महीना पे भी करता, तो एक आध पत्ता रहेगा तभी चल जाएगा। ठीक, फीफो तथा फेफो मेथड का उपयोग करेंगे। फीफो तथा फेफो मेथड में तुम्हारे पास क्या होता है, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले दवाइयाँ आई हैं उसको पहले तुम्हें बेचना है। फेफो मतलब जो क्या होते हैं, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, मतलब जो दवाइयाँ नज़दीक हो रही हैं कि अच्छा ये तुम्हारे पास एक्सपायर होगी होगी, तो उसको क्या कर देना है, पहले तुम्हें क्या कर देना है, एक्सपायर वाली दवाइयों को पहले बेच देना है। ठीक है, मतलब पहले आउट कर देना है आपके स्टॉक से। फीफो एंड फेफो, ठीक है, पहले इन पहले, ठीक है, पहले इन मतलब पहले आए पहले निकले मेथड से हम क्या कर सकते हैं, दवाइयाँ को, ठीक है, मेंटेन कर सकते हैं। इसका महत्व क्या होता है, कुछ यानी लिखा है कुशल दवा का प्रबंध, मतलब ये जो तुम्हारे पास है मेथड है इन्वेंट्री कंट्रोल, इसमें कुशल दवाइयाँ जो बेहतरीन से बेहतरीन दवाइयाँ उसको आपको मार्केट में रह पाएंगे, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। लागत में बचत होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दवाइयाँ स्टॉक हमें नहीं ज़्यादा करना पड़ती, अपने अनुसार हम दवाइयाँ लाते हैं। रोगियों को समय समय पर उपचार मिलता रहता है। ठीक है, स्टोरेज तुम्हारे पास बोल दिया, स्टोरेज स्टॉक मेंटेन करना, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे मेडिकल स्टोर में जितनी दवाइयाँ हैं उसको स्टॉक मेंटेन करना इनकी जिम्मेदारी है। ठीक, क्योंकि स्टॉक नहीं मेंटेन करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया। अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या लिख रखा, फार्मको विजिलेंस। ठीक है, फार्मको विजिलेंस और स्कोप वगैरह तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फार्मको विजिलेंस देखते हैं, उसका लॉन्ग क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तेजी से चलना पड़ेगा भाई।
ठीक है। तो अब हम क्या कर देते हैं आपके सामने, ठीक है, फार्माको विजिलेंस, दवा की निगरानी करना सिंपल सा क्या कहलाता है, फार्माको विजिलेंस कहलाता है। तो दवा की निगरानी कैसे रखेंगे, तो लिखा है फार्माको विजिलेंस दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज द फार्मा, फार्मा मतलब दवा, विजिलेंस मतलब निगरानी। अब ये होता कैसे, जैसे किसी को पेशेंट को आप दवाइयाँ दे दिए, दवा दे दिए, तो उसको देखना पड़ेगा हमें कि एक्चुअल में इसके शरीर पे कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये सब कुछ देखना हमें पड़ेगा। तो लिखा है फार्माको विजिलेंस को, ठीक है, फार्माको विजिलेंस को दवाइयों के प्रतिकूल प्रभावों को पता लगाने, मूल्यांकन करने, समझने तथा उनसे संबंधित समस्याओं की रोकथाम करने वाली विज्ञान व गतिविधियां के रूप में परिभाषित की गई है। कहने का मतलब कोई पेशेंट को आप दवाइयाँ दे देंगे तो उसका एक्चुअल में प्रतिकूल प्रभाव क्या होगा, यानी साइड इफेक्ट क्या होगा, यानी पता लगाने साइड इफेक्ट एक्चुअल में कितना होगा। उसके बाद तुम्हारे पास मूल्यांकन करने, मतलब एक्चुअल में इसके क्वालिटी या तुम्हारे पास क्वांटिटी कितनी दी है, कैसे की है, ये सब चीज़ समझने तथा उनसे संबंधी समस्याओं की रोकथाम करने वाली जो विज्ञान होती है उसी को फार्माकोविजिलेंस कहते हैं, जो आपके सामने दिया गया है। इनका एम क्या होता है, जो सामने दिया गया, इनका मेन उद्देश्य क्या होता, लिखा रोगी के उपचार को प्रभावी बनाए रखना, मतलब जो रोगी को दवाइयाँ दी गई हैं ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो, ठीक है, कम से कम साइड इफेक्ट होना चाहिए, ठीक। दवाओं के उपयोग से संबंधित रोगी की देखभाल और सुरक्षा में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, कि नहीं दवाइयाँ दे दी है तो कुछ हल्का फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दवाओं और आल मेडिकल और आल पैरा यानी लिखा इंटरवेंशन, जैसे तुम्हारे पास अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, सीबीसी हो जाएगा, ईसीजी हो जाएगा, एक्सरे, सब कुछ ये देखता है। तो ये समझ लो किसी को दवा कर रहे हैं तो बोलेंगे भैया जा पहले तुम ये जांच वाँच करा के लेके आओ, ब्लड जांच करा के लेके आओ, तो ब्लड जांच करा के लाएगा तो उसके हम सटीक दवाइयाँ दे देंगे, तो उसके बाद वो बढ़िया फिट हो जाएगा, दिक्कत कोई नहीं हो जाएगी, ठीक। लिखा प्रतिकूल दवा प्रभावों को जल्दी पता लगाना, मतलब तुम्हारे पास जो दवाइयाँ साइड इफेक्ट दे रही हैं तो उसे तुरंत डिटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। जोखिम कारकों की, ठीक है, पहचान करना इनकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक। उसके बाद हमारे पास एम दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, आपके सामने एम दिया गया है, ठीक है, सॉरी एम नहीं स्कोप दिया, क्योंकि एम देख हमसे कह दिया क्या कहा था, देखिए डिफाइन फार्माको विजिलेंस क्या होता है, उसे एम और स्कोप, तो एम तो देख लिए, स्कोप आपके सामने ये दिया गया है, ठीक है। तब इसको क्या लिख रहे हैं, देखिए यदि आप फार्माको विजिलेंस में पेशेंट को मॉनिटरिंग करनी आपकी जिम्मेदारी होती है, पेशेंट की मॉनिटरिंग ने देख रेख में होगा, इम्यूनाइजेशन तथा वैक्सीनेशन, प्रॉपर उसे इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं, यानी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए वैक्सीन बना है कि नहीं, वैक्सीन बना तो लगा है कि नहीं, ये निगरानी करनी आपकी जिम्मेदारी बनती है। हर्बल मेडिसिन जो तुम्हारे पास, अब मान लेते हर्बल मेडिसिन देखा जाए तो साइड इफेक्ट कम होता है, जैसे आयुर्वेदा बोला जाता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ देना है पड़ेगा नहीं इनको। डिजीज कंट्रोल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, ये भी मेंटेन करना इनकी जिम्मेदारी बनती है। एकेडमी लेवल पे मतलब क्या होगा, जैसे ठीक है एकेडमिक, जैसे पेशेंट नहीं, डर्मेटोलॉजी, मतलब इन्हीं क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, फार्म को निगरानी आप कर सकते हैं, स्किन की कर सकते हैं, ब्लड बैंक की, एकेडमी की, ठीक है, पढ़ाइयाँ सही से हो रही कि नहीं, ये सब चीज़ इसमें इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, टोटल 10 ही लॉन्ग क्वेश्चन को देखा हुआ है, ठीक। अब हम क्या आ जाते हैं, इधर पे चले आते हैं, ठीक है। इधर पे पहला क्वेश्चन क्या देखा है, डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स आईसीयू या एनआईसीयू या इमरजेंसी वार्ड, हम पूरा बता देंगे, अपना काम हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में प्रॉपर लिख के बता देना कि आवाज़ प्रॉपर आ रही कि नहीं बस, ठीक है। अभी तक कोई कमेंट नहीं किया कोई यार, ठीक है। एमसीक्यू कब आएगा सर सब्जेक्ट का, ठीक है, एक बार ठीक है कमेंट बॉक्स में बता दो आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी रुक करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन पूछा है, यानी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर करना बाबू, यानी आईसीसीयू में करना है, आईसीसीयू, आईसीयू और एनआईसीयू में करना है, ठीक है। तो कैसे करना है आपको ध्यान से समझते हैं इसके बारे में, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखा है तुम्हारे पास, यहाँ पर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू आईसीयू एनआईसीयू एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में हम बता देते हैं, ठीक है। एक बार प्लीज़ बता देना भाई आवाज़ प्रॉपर जा रही है कि नहीं, ठीक है, आवाज़ के बारे में एक बार कंफर्म कर देना, ठीक है ब्रदर्स, ठीक है, एक बार यस और नो में जवाब दे देना,
ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इन क्षेत्रों में आप कैसे दवाइयाँ बांट सकते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या लिख रखा, ध्यान से आप सुनिए क्या लिख दिए। सबसे पहले आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट। इस यूनिट में इसेंशियल दवा हमेशा उपलब्ध होनी ही होनी चाहिए। इसेंशियल दवा जो आवश्यक हो रही है तो यहाँ पर आपको होनी ही होनी चाहिए। डबल चेक की व्यवस्था होनी चाहिए। डबल चेक मतलब क्या होगा, क्यों, क्योंकि मान लेते ये सब इंटेंसिव यूनिट है, मान लेते तनी सा कहीं गलती हुआ तो आदमी का ऑलरेडी वो जा ही रहा है, उसे बचाना, थोड़ा सा गलती हुई तो आदमी ऑलरेडी चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर तुम्हारे पास क्या डबल चेकअप की व्यवस्था होना चाहिए। फार्मेसी 24 घंटा यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। फार्मेसी मतलब तुम्हारे पास है जो भी व्यक्ति है फार्मेसी में काम करता है उसे 24 घंटा उपलब्ध होना चाहिए। एनआईसीयू मतलब क्या होगा, नियोनेटल, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट होना चाहिए। इसमें केवल न्यू बॉर्न बेबी शामिल की जाती है। ठीक है, इसमें डोज कैलकुलेशन का सटीक तथा सही मात्रा होती चाहिए। अब बताओ सही सटीक नहीं रहेंगी तो दिक्कत हो सकती है, तो ये कारण हो सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, आईसीसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब आई से तुम्हारे पास इंटेंसिव, के से केयर यानी सॉरी के से कार्डियक, फिर क्या होगा यानी सी से कार्डियक और सी से तुम्हारे पास केयर, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट होती है। या कहीं कोई क्रोनली लिखा जाता है उसका टेंशन मत लेना, लिखा इसमें। ठीक है, इसमें क्या कर देते हैं, कार्डियक संबंधित सभी दवाइयाँ होती। 24 घंटे यहाँ पर एक फार्मासिस्ट होना ही होना चाहिए। इमरजेंसी वार्ड में तो भर भर के तुम्हारे पास दवाइयाँ होनी चाहिए, यहाँ पर तो कमी तो कब्बो नहीं होना चाहिए। तो लिखा तुम्हारे पास इमरजेंसी वार्ड में लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, जैसे तुम्हारे पास एट्रोपिन हो जाएगा, डाइजापाम हो जाएगा। इसमें बार कोडिंग, बास्केट मेथड आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बार कोडिंग तगड़ा रहेगा, तुरंत इन्फॉर्मेशन सारी दवाइयाँ का दे देगा आराम से। ठीक है, फिर तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, सफाई के बारे में आते हैं। ठीक, सोनी महत्व के बातें यहाँ पर साफ सफाई और संक्रमण नियंत्रण अति आवश्यक है। दवाओं की जांच जो बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो ये इतना तुम्हें बताना पड़ेगा, यानी आईसीयू एनआईसीयू इमरजेंसी वगैरह में। फिर तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया इसी में, कभी एक्सपायरी ड्रग्स को रिमूव तथा हैंडलिंग डिस्पोजल तुम कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में तुम्हें अच्छे से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके सामने ये दिया गया है। सबसे पहले लिख रखा, देखिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो उपयोग के लिए, ठीक है, उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसे मान लो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल वेस्टेज माना जाता है। जैसे आल एक्सपायरी दवाइयाँ अभी इसी किसी को दे नहीं सकते, ये सब फार्मास्यूटिकल वेस्टेज हैं। अनसील पैक्ड यानी अनसील एक्सपायरी मतलब तुम्हारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ होती ना, कहीं मान लेते ला रहे हो तो एक आध पत्ते में से कहीं से निकल के टूट के गिर जाए तो उसको दोबारा तुम डाल के नहीं बेच सकते हो। डैमेज ड्रग्स, तुम्हारे पास डैमेज ड्रग्स मतलब जो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो सब दवाइयाँ यदि हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, वेस्टेज को। अब इनको हैंडलिंग वगैरह कैसे करना है यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा। हैंडलिंग और डिस्पोजल यानी अब इन सबको रिमूव, ये सब जितनी दवाइयाँ सब हमारे मेडिकल स्टोर से रिमूव होना चाहिए। अब हैंडलिंग कैसे करेंगे, ड्रग्स स्टोरेज फैसिलिटी के लिए एक साउंड वेस्ट यानी क्या होना चाहिए, साउंड वेस्टेज ड्रग्स हैंडलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती, ताकि स्वास्थ्य और, ठीक है, पर्यावरण की उनकी यानी खराब दवाओं के कारण होने वाली, खराब दवाओं के होने वाली तुम्हारे पास नुकसान को कम किया जा सकता। मतलब ये सब यदि हमारे पास हैंडलिंग प्रॉपर नहीं करोगे, ठीक है, ये क्या कर सकती है, हमारे हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, एक्सपायरी ड्रग्स तथा डैमेज ड्रग्स को अलग रखें और उस पर कुछ न कुछ हमें लिख देना चाहिए। बॉक्स पे देखो आउट ऑफ यूज लिख देना चाहिए, या एक्सपायरी डेट लिख देना चाहिए, या नॉट फॉर यूज ऐसे लिख देना चाहिए। कोई चीज़ आपको लिख देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे वो कोई भी पेशेंट्स या कोई भी फार्मासिस्ट समझ सके कि अच्छा ये दवाइयाँ उपयोग की योग्य नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब डिस्पोजल कैसे करना है, देखिए एक्सपायरी तथा डैमेज ड्रग को प्रॉपर लैंड फीलिंग होना चाहिए। प्रॉपर लैंड फीलिंग मतलब ऐसे नीचे चाहिए धरती के, ठीक है, और ऐसा नहीं कि तुम पत्ते से नहीं निकाल, पत्ते से निकाल के हमें डिस्पोज किया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि पत्ते से निकाल के करेंगे तो डी से जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे, और यदि पत्ते में रहेंगे तो प्लास्टिक में रहते हैं या मेटल में रहते हैं, जल्दी वो डिकम्पोज नहीं होंगे, तो ये सब खतरा हो सकता है। एंटीबायोटिक तथा हाई रिस्क ड्रग्स को डिसइंफेक्शन डालकर प्रॉपर यानी मैनेज करना व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। तो इन व्यवस्थाओं से हम क्या कर सकते हैं, डैमेज यानी एक्सपायरी ड्रग्स को रिमूव, हैंडलिंग तथा डिस्पोजल किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको तुमसे पूछा हुआ है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है जी, ठीक है, कि यदि आप फुल फ्लोर स्टॉक मेथड में तुम्हें मेंटेन करना, कहाँ जगह देखो, एक्सप्लेन द यानी फुल फ्लोर स्टॉक सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये आपके सामने लिख रखा है फ्लोर स्टॉक मेथड। अब ये होता क्या है, जैसे एक फ्लोर पे सारी व्यवस्था होनी चाहिए, फिर दूसरे पे तीसरे पे दौड़ना न पड़े फार्मासिस्ट को। तो लिखा फ्लोर स्टॉक मेथड प्राय सभी हॉस्पिटल में देखने को मिलता, मोस्टली सभी देखने को मिलता, और वो खासकर जो डेवलप होते हैं, जो प्राइवेट वगैरह होते हैं उसमें, ठीक है। इस सिस्टम के अंतर्गत दवाइयों को, ठीक है, दवाइयों को फार्मेसी स्टोर में संग्रहित किया जाता है, मतलब हर एक तल्ला पे, दो तल्ला पे एक छोटा छोटा फार्मेसी घर बना दिया जाता, वहाँ पर दवाइयाँ रख दी जाती हैं। जब आदेश दिया जाए, ठीक है, दिया जाता है तो वेस्टेज की आपूर्ति की जाती है, मतलब आदेश दिया जाता है तो वहाँ पर जो भी घाटा बढ़ा रहेगा उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यानी देखो नर्सिंग स्टेशन में एक रजिस्टर्ड नर्स, यानी रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा देखभाल की जानी चाहिए, कि मतलब यहाँ पर कितनी दवाइयाँ हैं, डॉक्टर जो लिख रहे हैं दवाइयाँ हैं कि नहीं, ये सब मैनेज करना इनका काम होता है। ये भी दो तरह की होती है, एक चार्ज ड्रग्स होती है, एक अनचार्ज होती है, सॉरी नॉन चार्ज होती है। चार्ज मतलब क्या होगा, ये दवा महंगा तथा ब्रांडेड होती है, इसको इसलिए शुल्क लगता है, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास कुछ ना कुछ सुविधा शुल्क देना पड़ेगा, यानी शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, शुल्क देना पड़ेगा, शुल्क शुल्क है जी, शुल्क हमें देना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास क्या होती है, निःशुल्क होता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होता है, निःशुल्क होता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। डिस्पेंसिंग, अब ये जो तुम्हारे पास ड्रग्स कैसे डिस्पेंस, इस मेथड में दवा पर, ठीक है, दवा एक पर्चे क्या लिख दिए जी, इस मेथड में क्या कर देते हैं, सबसे पहले करते क्या, डिस्पेंसिंग कैसे करोगे, एक पर्चे पर दवा का नाम होना चाहिए, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, भेजा जाता है, और उसे भर कर बॉक्स यानी बास्केट में भर कर फार्मासिस्ट के यानी पास पहुंचा दिया जाता है और निर्धारित मूल्य ले लिया जाता है। तो ये मेथड होती है चार्ज ड्रग, इसमें तो कुछ छू नहीं, ठीक है, जो जितना पहुंचाना चाहिए पहुंचा दो। इस मेथड में, ठीक है, इस मेथड में प्रत्येक वार्ड में नर्स के द्वारा ड्रग्स चेक किया जाता है, ठीक है, फिर उसकी लिस्टिंग की जाती है, जो फार्मासिस्ट के पास जाता है और वो भेज देता है, ठीक। ये मेथड होता है आपके सामने। फ्लोर दो तरह के होते हैं तुम्हारे पास। अब देखिए फ्लोर स्टॉक मेथड, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे, ये लिख देंगे और ये मेथड लिख देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना ठीक। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं बाबू, नेक्स्ट कहाँ गया जी, ठीक है, ये हो गया इन्वेंट्री। देखो इन्वेंट्री कंट्रोल एंड टेक्निक, यानी दवाओं को कैसे तुम इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हो। तो ये तो दवाइयाँ अभी देखे हैं, चलो कोई टेंशन नहीं, देख लेते हैं कितना नंबर, फोर्थ नंबर है ना, फोर्थ नंबर 27 पेज पे दिया गया है, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक या मेथड होता है, यानी अब इसको देखें भाई, इन्वेंट्री कंट्रोल, भाई ये इसको तो आप देख लेना, इन्वेंट्री कंट्रोल जो बोले हैं, ठीक है, लेंदी वाले में उसी पर दे रखा है, टेक्निक वगैरह आप बता देंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल इसको देखें भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू, ठीक है। कह दिया इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, राइट ए डिटेल अबाउट द इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, मतलब जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी उसको कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, इसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा पूरा ब्यौरा अच्छे तरीके से। 29 कितने नंबर क्वेश्चन है भाई, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ 40 पेज नंबर है, ठीक है। अब इसको कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी आपके सामने, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी मतलब ऐसी कमेटी जो इन्फेक्शन को कम करती है, बस इतना समझिए, ठीक है। अब ये कहाँ पर जाती हैं, हॉस्पिटल वगैरह में नोटिस भेजती हैं। तो लिखा इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी एक हेल्दी संस्था, ठीक है, एक हेल्थ संस्था है, जो एक गणित यानी गठित समिति होती है, मतलब एक अच्छी समिति होती है, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य हॉस्पिटल को इन्फेक्शन और इन्फेक्शन से होने वाले रोगों को रोकना या नियंत्रित करना या प्रबंध करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ऐसे क्योंकि इसमें बड़ी खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं, ठीक है, और इसको मैनेज नहीं करेंगे ना तो बड़ी खतरनाक बीमारियां पनप सकती है।
ठीक है। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, रोगों को फैलने से बचाना इनकी जिम्मेदारी होती है। स्वास्थ्य सेवाओं को यानी स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्ता, ठीक है, गुणवत्ता बढ़ाना इनकी जिम्मेदारी होती है। वातावरण को इन्फेक्शन मुक्त करना, क्यों, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी होती है रोगों को फैलने नहीं देना। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज, तो उससे जो भी रुकावट हो रही है उसको वो बताएंगे, प्रबंध करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्ता मतलब जो भी तुम्हारे पास है, ठीक है, यहाँ पर हेल्थ है, ठीक है, सेवा सर्विस हो रही है, बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। वातावरण को इन्फेक्शन युक्त यानी इन्फेक्शन मुक्त होना चाहिए, मतलब कोई भी तुम्हारे पास वहाँ इन्फेक्शन नहीं रहे। वातावरण मतलब ये नहीं रोड वोड अप नहीं, हॉस्पिटल वाले एरिया में ऐसा वातावरण होना चाहिए। WHO के निर्देश यानी दिशा निर्देश का पालन करवाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। अब इनका काम क्या होता है, यानी लिखा इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए नीति बनाना इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। हेल्थ केयर स्टाफ को एजुकेट करना, मतलब जो भी तुम्हारे पास है, हमारे पास चाहे फार्मासिस्ट हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे तुम्हारे पास नर्सेज हैं, सबको एजुकेट करना उस बीमारी के प्रति, इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों के प्रति। ठीक है। हैंड हाइजीन का पालन करना, मतलब अपने हाथ को एकदम अच्छे तरीके से साफ सफाई करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। जितने अच्छे से आप साफ सफाई करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। बायोमेडिकल वेस्टेज को मैनेज करना, जो भी तुम्हारे हॉस्पिटल है तुम्हारे पास निकल रहा है उसको नहीं रोड रोड पे फेंकना, ऐसा नहीं, उसके लिए प्रॉपर डिस्पोजल व्यवस्था होती है। जो MPPCC वाले आते हैं, MPCC वाले आते हैं, आपकी यहाँ से कचरा उठा के ले जाते हैं। और ये नॉर्मल जो नगर पालिका वाले होते हैं ये भी नहीं, वो कचरा ले जा सकते हैं, वो हॉस्पिटल वाले ही कचरा ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका काम। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, फार्मेसी क्लिनिक क्या होती है, स्कोप आप इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, स्कोप आप है इनके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले यानी देखिए, सबसे पहले बताना यानी क्लिनिक फार्मेसी क्या होती है, डिस्क्राइब द स्कोप, स्कोप के बारे में बताना पड़ेगा। तो आपके सामने क्लिनिक फार्मेसी क्या होती है। क्लिनिक फार्मेसी ऐसी फार्मेसी होती है जैसे आप कहीं एक छोटा सा खोल दिए, ठीक है, उसे क्लिनिक तौर पे दवाइयाँ भी दे रहे हैं, लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, छोटी मोटी बीमारियाँ भी ठीक कर रहे हैं। तो क्या लिख रखा, क्लिनिक फार्मेसी वह शाखा जो रोगियों को दी जाने वाली दवाओं के प्रभाव सब यानी क्या होगा, सेफ्टी, उपयोग और बेस्ट रिजल्ट पर क्या होती है, केंद्रित होती है, उसी को क्लिनिक यानी क्लिनिकल फार्मेसी बोलते हैं। ठीक है, अब ये बात ठीक, तो ये क्या कर देती हैं, उस पर सेफ यानी दवा की क्या होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, उसके साथ उपयोग होना चाहिए, बेस्ट रिजल्ट मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक, इस क्वालिटी की दवा होनी चाहिए। इसमें फार्मासिस्ट मरीजों की दवा मेडिकल में एक्टिव रोल निभाते हैं, मतलब इस एरिए में देखा जाए तो मेडिकल में सबसे ज़्यादा निभाने का काम ये करते हैं। अभी इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, क्लिनिक फार्मेसी क्या होता है, पेशेंट को केंद्रित ड्रग्स सेवा प्रदान करना, मतलब एक ही जगह सारी दवाइयाँ इन्हें देने का, ठीक है, जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक, फिर क्या दे रखा है, लिखा है ड्रग्स को सटीक खुराक यानी ड्रग्स को सटीक खुराक विधि यानी विधि बताना, किस विधि के लेना है, यानी मुंह के थ्रू लेना है, इस पे लगाना है या सिरप है पीना है, ये सब चीज़ बताना है। समय निश्चित करना, क्या करना, समय निश्चित करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ड्रग्स से होने वाले साइड इफेक्ट की निगरानी इन्हीं के द्वारा होती है। ड्रग्स द्वारा, ठीक है, यानी सॉरी डॉक्टर द्वारा सिलेक्ट ड्रग्स को, ठीक है, ड्रग्स को सहयोग करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। सब कुछ इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, स्कोप ऑफ यानी क्लिनिक फार्मेसी। सबसे पहले देखा जाए तो पेशेंट केयर सेंटर खोल सकते हैं अपना प्यारा सा, ठीक है, पेशेंट सेंटर केयर आप खोल सकते हैं, पेशेंट का वहाँ पर आप केयर करेंगे, रख रखाव करेंगे दवाइयों के द्वारा। ठीक है, फिर क्या दे रखा बाबू, ओ तरीकी का हो गया क्या हो रहा है जी। ठीक, तो ये सारी सिस्टम होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, पेशेंट केयर होना चाहिए, डॉक्टर की यानी डॉक्टर की टीम से कोलैबोरेट करना, मतलब जो क्लिनिक फार्मेसी होती है ना, वो डॉक्टर के टीमों से क्या कर देती है, अपने आप को कोलैबोरेट करती है। ठीक है, क्या कर देती है, कोलैबोरेट करती है, और जितनी भी अच्छी अच्छी क्वालिटी की
नॉलेज होती है, दवाइयों के बारे में नॉलेज होता है, सब कुछ क्लिनिक फार्मेसी अपने वहाँ से गेन करते हैं। पब्लिक हेल्थ रोल इन्हीं का काम होता है, रिसर्च तथा एजुकेशन करना इन्हीं का काम होता है, ठीक है। अब फार्माको विजिलेंस यानी दवाइयों की निगरानी करना इन्हीं की जिम्मेदारी होता है। स्पेसिफिक एरिया, अलग अलग एरिया होता है कि यानी ये वार्ड में रहेंगे, ये ठीक है, इस इनडोर में रहेंगे या आउटडोर पेशेंट में रहेंगे, सबकी जिम्मेदारी क्लिनिक फार्मेसी की होती है। ठीक, ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है राइट ए नोट ऑन द डेली एक्टिविटी ऑफ क्लिनिक यानी क्लिनिकल फार्मासिस्ट। 8 नंबर क्वेश्चन। डेली एक्टिविटी इनका क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। डेली एक्टिविटी मतलब सिंपल सा रोल हो लिख देना है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डेली एक्टिविटी रोल अपना लिख देंगे, काम हो जाएगा। उसको भी हम मेंशन कर देंगे, ठीक है, किसमें, पीडीएफ में। पॉइजन क्या होता है, टाइप ऑफ पॉइजन क्या होता है, एंटीडोट क्या होता है, इसके बारे में 9 नंबर पे बताना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले पॉइजन होता क्या है, ठीक है, पॉइजन के टाइप क्या होते हैं। पॉइजन एक तरह का जहर होता है, ठीक है। पॉइजन क्या होता है, सिंपल से समझिए, एक जहर होता क्या, ध्यान से सुनिए। पॉइजन, ठीक है, एक सब्सटेंस जिसके कंज्यूम तथा इनहेल से, स्किन पे लगने से या इंजेक्ट होने पर हमारे शरीर में हार्मफुल इफेक्ट दिखने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, जो हार्मफुल इफेक्ट दिखेगा, चाहे हम कंज्यूम कर लें, चाहे इनहेल कर दें, चाहे ये सब कुछ भी कर देते हैं, तो हमारे शरीर में जो दिखने लगता है उसी को पॉइजन कहते हैं। पॉइजन में कोई दवा, एनिमल पॉइजन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। एनिमल पॉइजन में तुम्हारे पास, जैसे तुम्हारे पास कोई सांप काट लिया किसी को, ठीक, तो सांप भी एक तुम्हारे पास एनिमल है, उससे भी हो सकती है दिक्कतें। ठीक, तो ऐसे कईयों कारण हो सकती है आपके शरीर के अंदर होने वाली बीमारियाँ, जो एक डिजीज कार्य करते आदमी की डेथ भी कर सकता है। पॉइजन एक अत्यंत खतरनाक सब्सटेंस है जिसके, ठीक है, जिससे आदमी की डेथ भी हो सकती है, और आदमी की डेथ रियलिटी में भी हो जाती है। बहुत सारे अपने गांव में भी केसेस वगैरह आप देखे होंगे। ठीक है, कईयों तरह के हो सकते हैं टाइप ऑफ पॉइजन। पॉइजन के तुम्हारे पास यहाँ प्रकार दिए गए। सबसे पहले केमिकल में तुम्हारे पास जिंक फास्फाइड, एल्युमिनियम फास्फाइड, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो केमिकल में जैसे तुम्हारे पास जिंक फास्फाइड, जैसे चूहा मार की दवा, और तुम्हारे पास एल्युमिनियम फास्फाइड जो तुम्हारे पास होता है। एल्युमिनियम फास्फाइड रियलिटी में जो होता है, क्या होता है बाबू, ठीक है, जैसे सल्फात बोलते हैं। हाउस होल्ड मतलब ब्लीचिंग पाउडर हो गया, केरोसिन ऑयल वगैरह हो गया। इंडस्ट्री में देखा जाए साइनाइड, जो सबसे खतरनाक तुम्हारे पास है, ठीक है, जहर होता है। एथिल ग्लाइकॉल होता है, ये भी खतरनाक तरह का केमिकल होता है। टॉक्सिक प्लांट, कुछ ऐसे तुम्हारे पास प्लांट होते हैं जो ऑलरेडी टॉक्सिक होते हैं, उन्हें खाएंगे तो मर जाएंगे। जैसे तुम्हारे पास पॉइजन मशरूम हो गया, तुम्हारे पास टॉक्सिक हर्ब हो गया, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं। और कुछ दवाइयाँ भी होती हैं टॉक्सिक नेचर की होती हैं, जैसे तुम्हारे पास NSAID ड्रग्स लेंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेंगे, तब भी आपको लिए दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, यानी लिखा है निकोटीनिक ड्रग्स, निकोटीन नार्कोटिक ड्रग्स यदि आप लेंगे तब भी आपके शरीर के अंदर पॉइजन बन सकता है। ओवरडोज ड्रग्स मतलब कुछ दवाइयाँ ऐसी ज़्यादा अमाउंट में खा ली, ओवर यूज कर लिए, जितना चाहिए 2 टेबलेट खाएंगे 10 टेबलेट खा लिए तो दिक्कत हो सकती है। मॉर्फिन हो गया, कोडीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे तुम क्या करोगे, इनका जांच करोगे, तो ये सामने, इसको नहीं लिखेंगे तब भी नहीं टेंशन। यहाँ पर एंटीडॉट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, जैसे तुम्हारे पास लिखा है नेलोजान, यानी नेलोजान जो होता है मॉर्फिन तथा हीरोइन कोई पॉइजन हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए, इसको मारने के लिए दिया जाता है। ईडीटी है, ईडीटी मतलब तुम्हारे पास कोई लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, साइनाइड हो गया, और तुम्हारे पास एचजी पारा हो गया, ये सब यदि कोई मान लेते खा लेता है या इनहेल कर लेता तो उसके लिए एंटीडोट के तरीके प्रयोग किया जाता है। एट्रोपिन में तुम्हारे पास क्या हो गया, एंटीकोटोस्टेस होता है, ये तरह का एंजाइमेटिक पॉइजन होता है जो हमारे एंजाइम को डैमेज करेगा, बायोकैटालिस्ट को खत्म करेगा और आदमी की डेथ हो जाएगी, तो उसके कारण से भी हो सकता है। एक तुम्हारे पास यूनिवर्सल, तुम्हारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल एंटीडॉट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चारकोल बोला जाता है। ठीक है, चारकोल बोला जाता है, यूनिवर्सल डॉट यानी एंटीडॉट होता है। वो तब प्रयोग किया जाता है एक्चुअल में न पता रहे कि कौन सा, ठीक है, पॉइजनिंग है, तब प्रयोग किया जाता है। तो ठीक, ये आपको डॉट एंटीडॉट जरूर लिख देना है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, डिस्क्राइब लासा ड्रग्स और टालमैन लेटिंग, ठीक है, लेटरिंग एज पर ISMP के अकॉर्डिंग तुम्हें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लासा ड्रग्स होती क्या, इसके बारे में बताना पड़ेगा। कितने नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन, 41 पेज। ठीक है, तो पहले सबसे पहले बताना पड़ेगा लासा ड्रग्स। लासा मतलब क्या हो गया, लुक ए लाइक साउंड ए लाइक, देखने या सुनने में तुम्हारे पास समान होते हैं, समान दवा होती है, उसी को क्या बोलते हैं, लासा ड्रग्स बोला जाता है। ठीक, तो यही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लासा दवा एक जैसी दिखने वाली दवा, पैकेजिंग उच्चारण करने वाली दवाएं होती है। उच्चारण मतलब बोल, जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं उसमें भी, ठीक है, सिमिलर लगे, क्या कर रहे हैं, समान लगे, तो उसी को हम लासा ड्रग्स बोलते हैं। तो क्या लिखा, दवा एक जैसी दिखने वाली,
या पैकेजिंग भी सेम होने वाली, या उच्चारण वाली, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो भी दिक्कतें में हो सकती है। एक नाम एक जैसा होता है लेकिन उपयोग अलग अलग होती है, उसी को क्या बोलते हैं एक्चुअल में, लासा ड्रग्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, लासा ड्रग्स बोलते हैं। नाम एक जैसा हो सकता है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास लिखा है लेमिट्राज। लेमिट्राज तुम्हारे पास होता है और लेमीसील होता है। तो ये देख रहे हो सुनने में यानी सेम, बट उपयोग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये तुम्हारे पास एंटी पैरासाइट है बट एंटी फंगल ड्रग्स होती है। बिन यानी क्या होता है, बिन ब्लास्टीन हो गया, बिन क्रिस्टीन हो जाएगा। बिन ब्लास्टीन ये देखा जाए तुम्हारे पास एंटी कैंसर, ये भी एंटी कैंसर होती है, बट इनका स्टोरेज जो पॉइंट होती है, ठीक है, स्टोरेज कंडीशन होता है अलग अलग होता है। ठीक, और क्या हो जाएगा, लिख रखा है सिस्प्लाटीन हो जाएगा और कार्बोप्लाटीन हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं दोनों सिमिलर अलग अलग है। ठीक है, दोनों सुनने में सिमिलर बट दवाइयाँ अलग अलग हैं, तो ये हो सकता है। अब इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए टालमैन लेटरिन लाया गया। ठीक है, लेटरिन वो वाला नहीं समझना, लेटिंग, लेटिंग मतलब लेटर होता है, उसके बारे में बताया गया है। इनमें क्या कर दिया, बोला गया कि जो दवाइयाँ थोड़ा सा इधर उधर नाम थोड़ा सा अंतर सेम है, उसमें एक आध अक्षर दो अक्षर तुम क्या कर दो, कोई कैपिटल लेटर कोई स्मॉल लेटर कर दो तो काम हो जाएगा। तो टालमैन लेटरिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग लासा ड्रग्स के नाम में भ्रम से बचने के लिए किया जाता है। इसमें कुछ नाम क्या कर देते हैं, इसमें नाम के कुछ अक्षर को बड़े लेटर में लिखा जाता है। जैसे तुम्हारे पास एसिटाजोलामाइड हो जाएगा और एसिटा, अब देखो एसिटा यहाँ पर लगा, एसिटा यहाँ पर लगा, तो जोलामाइड को कैपिटल कर दिया, हेक्सामाइड को कैपिटल कर दिया, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, तुरंत दिख जाएगा। सेफाजोलिन में देखा जाए तो यानी FAZ को हम बड़ा कर दिए, FTJ से, यानी इसे क्या बोलते हैं, सेप्टाजीडीन बोलते हैं। तो यहाँ पर TAZ को बड़ा कर दिया गया, FAZ को बड़ा कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, ETC कर दिए हैं आपके बारे में। तो ये लासा तथा टालमैन ड्रग्स के बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, रोल ऑफ फार्मासिस्ट गिवन द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। सबसे पहले बताना पड़ेगा एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता क्या है, इसके बारे में। ठीक है, उसका फार्मासिस्ट का एक्चुअल में रोल क्या होता है यहाँ पर ये बताना पड़ेगा। तो ये लिख रखा एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अब ये समझिए एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आप किसी को एक मुक्का रोज मार रहे, ठीक, अब उसे कुछ दिन के बाद एक मुक्का का असर नहीं पड़ेगा, उसके प्रति वो रेसिस्टेंस हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कोई टैबलेट तुम कंटिन्यू खा रहे हो, अब वो जब खाते रहोगे, ठीक है, तो हमारी जो शरीर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो वो जान जाएगा कि भाई यही खा रहा, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो लिखा जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एंटीबायोटिक को, ठीक है, एंटीबायोटिक तुम्हारे पास है जो दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक्स दवा के प्रभाव से बच जाते हैं और उसका इलाज उस दवा से संभव नहीं रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी रेसिस्टेंस। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कहा जाता है। मतलब वो खतरनाक हो चुके हैं, अब वो काम नहीं करेंगे, ठीक है, कोई दवाइयाँ उस पर। अब होता क्या, नेक्स्ट में लक्षण तुम्हारे पास एंटीबायोटिक का अधिक मात्रा का उपयोग करना, इसके कारण से हो सकता है। लिखा है रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग तरीके से दवा का उपयोग, मतलब तो आप गलत तरीके से दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अपने यहाँ इंडिया में होता क्या, ला एंटीबायोटिक, तो ये तुम्हारे पास एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग से हमारे शरीर के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बनने का चांस बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा ड्रग्स, ठीक है, रॉन्ग तरीके से दवा का उपयोग करना, मतलब जो एक्चुअल में जिस तरीके से आपको प्रयोग करना चाहिए आप सही से प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं दवाइयों का, तो उससे भी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो सकता है। OTC दवा अधिक लेना, मतलब तुम्हारे पास ओवर द काउंटर ड्रग्स जो आपको मेडिकल स्टोर पे मिल रहे हैं, ला के भर के खा रहे हो, तो उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं। वैक्सीनेशन कराएं, ठीक है, अब वैक्सीनेशन में तुम्हारे पास क्या होगा, एक नहीं कई बार वैक्सीनेशन करवा लिए तब भी दिक्कत हो सकती है, या वैक्सीनेशन न करवाएं, इससे हो सकता है जी वैक्सीनेशन न कराएं। ठीक है, वैक्सीनेशन कोई कराइबा नहीं कर रहा है तो वो रेसिस्टेंस बनता चला जाएगा। ठीक है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है, दवाइयों का, ठीक है, दवा का सही वितरण करना इनकी जिम्मेदारी बनती है। लिखा है पोषण को प्रॉपर एजुकेट करना, पेशेंट है जी, पेशेंट है, क्या लिख देते हैं पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, पेशेंट को तुम्हारे पास क्या करना, प्रॉपर एजुकेट करना कि भैया आप दवाइयाँ और अंटक संटक न खाइए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, दवा को मॉनिटर तथा यानी रिपोर्टिंग करना, मतलब दवा को मॉनिटर करना, भाई कितने दिन से तुम ले जा रहे हो ये भी देखना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच कंटिन्यूअस संबंध रहना चाहिए। ठीक है, फार्मासी जैसे पेशेंट को कोई
अब तुम जान ही नहीं रहे ये कौन सी दवाइयाँ कहाँ ले जा खा रहा है, और नींद की दवाइयाँ प्रॉपर खा रहा है तो उसके प्रति वो रेसिस्टेंस होगा, उसके बिना वो सो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो उस पर उनके बीच में रिलेशन तगड़ा होना चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी से आपके पास संबंध होना चाहिए कि मान लेते कोई दवाइयाँ हैं, इन्फेक्शन हो रहा है तो बंदा उस दवा के प्रति ले रहा, उसे ठीक नहीं हो रहा है तो बट खाया जा रहा तो फिर दिक्कतें को हो सकती हैं खराब। ठीक, तो एंटीबाइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, ठीक है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड किसके द्वारा बताना पड़ेगा, या 5P के अकॉर्डिंग तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, या 5P के अकॉर्डिंग तुम्हें बताना पड़ेगा कि हॉस्पिटल फार्मेसी कैसे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड या 5P स्टेटमेंट के जरिए दिया गया। अब ये क्या होता है गुरुदेव, इनके बारे में समझिए। लिखा या 5P मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। इसे भाई यहाँ पर याद रखना, ये MCQ में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यह 5P का फुल नेम। यह एक ग्लोबल संस्था है जो दवाओं में, ठीक है, फार्मेसी सेवाओं के लिए मानक तथा दिशा निर्देश प्रदान करती है ताकि दवा को सुरक्षित, प्रभावी तथा न्याय संगत उपयोग, ठीक है, उपयोग सुनिश्चित हो सके। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक तरह की संस्था होती है। ये करती क्या है कि जो फार्मेसी में दवाइयाँ हैं कितने स्टैंडर्ड तक आप प्रयोग कर सकते हो, उसे दिशा निर्देश देती कि इतने खुराक इतने इतने प्रभावी हो सकती, इतना ही आप प्रयोग कर सकते, कि नहीं ओवरडोज दे के उसी पेशेंट को मार दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लिख रखा, यह एक ग्लोबल संस्था है जो हॉस्पिटल में फार्मेसी सेवाओं के लिए मानक तथा दिशा निर्देश प्रदान करती है। मतलब ये फार्मेसी बैठी हुई है तो इतनी ही दवाएँ, जो दवाइयाँ डॉक्टर लिखे उसी को देना, अपनी मर्जी ज़्यादा नहीं दे देना, कम नहीं दे देना है। तो ये सब ताकि दवाओं को यानी सुरक्षित, प्रभावी और न्याय संगत, ठीक है, न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित हो सके, यह 5P के अनुसार होता है जो हॉस्पिटल फार्मेसी। अब इसका तुम्हारे पास क्या हो गया, मुख्य मानक या 5P के अनुसार इनका तुम्हारे पास मानक क्या होना चाहिए। रोगी केंद्रित सेवा, पेशेंट की सुरक्षा पहली होनी चाहिए। इलाज का रिजल्ट बेटर होना चाहिए, मतलब पेशेंट सुरक्षित भी रहे और जो तुम्हारी इलाज कर रहे हो वो बेटर से बेटर होना चाहिए, कि नहीं दवाइयाँ खिलाते जा रहे हैं। दवा की खरीद यानी खरीद ट्रांसपेरेंसी तथा हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब सब कुछ दिखना चाहिए कि कहाँ से ला रहे हो, कितना GST दे रहे हो, क्या, सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। भंडारण तथा वितरण, स्टोरेज तथा डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन होना चाहिए। दवा को, ठीक है, सूर्य तथा मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए। ठीक, स्टोरेज की व्यवस्था रखना पड़ती है आपको। क्लिनिकल फार्मेसी सेवा, योग्य तथा फार्मासिस्ट तुम्हारे पास होने चाहिए, योग्य फार्मासिस्ट होने चाहिए, वोकर टाइप में नहीं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, मतलब वेल ट्रेंड वगैरह होना चाहिए। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ऑल डॉक्यूमेंट क्लियर तथा क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, या 5P के अकॉर्डिंग, तभी आप दवाइयाँ वगैरह बेच सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया या 5P के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास हाई रिस्क ड्रग्स क्या होती है, कैसे इसे तुम रिड्यूज कर सकते हो, इसके बारे में तुम्हें पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, तो हाई रिस्क ड्रग्स क्या होती है, सावधानियाँ वगैरह क्या होती है, यहाँ पर लिख रखा है। तो हाई रिस्क ड्रग्स होती, कभी कभी कहते हैं यार भाई बड़ा खतरनाक दवाई खाना हो तो वो रिस्की दवाई है तो दिक्कत कर सकता है उनके लिए, और ठीक है उनसे प्रति होने वाली रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या लिख रखा है, हाई रिस्क ड्रग्स वे दवाइयाँ होती है जिनकी थोड़ी सी मात्रा भी गलत उपयोग यानी डेंजरस हार्मफुल इफेक्ट के होने के कारण डेथ भी हो सकती है। हाई रिस्क तुम्हारे पास ऐसी दवाइयाँ होती, यदि तुम सही से प्रयोग नहीं किए, गलत उपयोग कर लिए तो क्या करेंगे, डेंजर हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगी हमारे तुम्हारे शरीर पे होता है। ऊपर देखा जाए तो खतरनाक है, ठीक है, खतरनाक टाइप में साइड इफेक्ट दिखाएगी, और नहीं सही खतरनाक हो पाएगा तो उसकी डेथ हो सकती है आपकी। ठीक है, तो ये होती हो सकती है दिक्कत आराम से। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, जैसे तुम्हारे पास इंसुलिन में हाइपोग्लाइसेमिक का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, इंसुलिन आप ले रहे हैं, प्रॉपर ले रहे हैं सही से, ठीक है, तो उससे आपके शरीर के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक का खतरा बढ़ सकता है, मतलब ग्लाइसेमिक लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे पास मॉर्फिन हो जाएगा, तुम्हारे पास नेस्मत फेंटानिल हो जाएगा, ये नशा वाली ड्रग्स होती हैं, यदि ज़्यादा खा लेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। पोटेशियम क्लोराइड देखा जाए तो हार्ट बीट को बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, या रोक भी दे सकती है। क्लोनाजोपाम एक कार्डियक दवा होती है, इसे जल्दी ज़्यादा खाएंगे तो हार्ट बीट में एरिदमिया कर देगा, आपका हार्ट बीट थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। हेपरीन हो जाएगा, वेरफारीन हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में जोखिम पैदा कर सकता है आपके कारण। ठीक है, सेफ्टी तुम्हारे पास क्या कर पातना है, हाई रिस्क ड्रग्स दवाइयाँ तो उस पर स्पष्ट लेबलिंग होनी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट लेबलिंग होनी चाहिए कि ये दवाइयाँ इस कैटेगरी में जो रखी गई हैं खतरनाक टाइप में है। ठीक है, डोजेज के लिए तुम्हारे पास गाइडलाइन प्रदान करना चाहिए। ठीक है, कि कितना डोज आपको लेना है।
प्रॉपर हेल्थ केयर का, ठीक है, हेल्थ केयर का प्रशिक्षण होना चाहिए, डबल चेकअप सिस्टम होना चाहिए आपके पास, ठीक। तो ये सब सिस्टम होना ही होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दिख रखा गुरुदेव, इनके बारे में आते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इनलिस्ट द वेरियस टेस्ट यूज टू एक्सेस द हिमेटोलॉजिकल टेस्ट। अब ये क्या होता है हिमेटोलॉजिकल टेस्ट, मतलब क्या होता है, ऐसा टेस्ट जो तुम्हारे पास लीवर के लिए किया जाता है। रीनल मतलब किडनी, जो तुम्हारे पास बोलेगा हिमेटोलॉजी, हिमेटिंग मतलब तुम्हारे पास क्या होता है बाबू, लीवर से संबंधी वो बीमारियाँ हैं, ठीक है। तो ये सब टर्मोलॉजी थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट आपको करना पड़ेगा। तो आपके सामने यहाँ पर कईयों टेस्ट दिया गया है। तो क्या लिख रखा है, एलएफटी एक ब्लड टेस्ट का समूह है। एलएफटी देखा जाता है ब्लड टेस्ट का समूह, एक दो जांच नहीं कईयों जांच इसमें की जाती है, जो जांच के लिए किया जाता है कि यकृत लीवर यानी लीवर सही से काम कर रहा है या नहीं, तो इसी को लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, एलएफटी बोला जाता है। तो सीरम बिलिरुबिन टेस्ट ये क्या कर देता है, यह आरबीसी के ब्रेकडाउन को ठीक से बनता, मतलब आरबीसी यदि टूटेगा तो हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आदमी को पीलिया हो सकता है, कमी से पीलिया रोग हो जाता है। यानी नॉर्मल देखा जाए तो 0 से लेकर 0.3 mg/dl होता है। सीरम प्रोटीन तुम्हारे पास क्या होता है, यह शरीर में कुल प्रोटीन की मात्रा को दर्शाता है। इसका नॉर्मल जो 7 से लेकर 7.5 तक हो सकता है। अब इनकी कमी से तुम्हारे पास हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम मतलब क्या हो गया, आपके शरीर के अंदर कहीं चोट लगी तो कितने सेकेंड के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन होता है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, ठीक। याद रखना यहाँ क्लोटिंग टाइम भी नहीं बोल रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग टाइम को दर्शाता है, जिससे थ्रोम्बिन में कितने सेकेंड के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। ये जाएगा तो फिब्रोनोजन से फिब्रिन बनाएगा, और फिब्रिन क्या करेगा, ठीक है, जाल बनाएगा, ठीक है, किससे बोल के, प्लेटलेट से, और वहाँ पर आरबीसी फंस जाएगी। तो ये देखा जाए तो 12 से लेकर 16 सेकेंड के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। एल्काली यानी कि हमारे पास एल्कालीन सल्फेट में देखा जाए तो ये फार्मेशन, ठीक है, इसका फार्मेशन यकृत तथा गुर्दे से किया जाता है। ये नॉर्मल 14 से लेकर 144 यूनिट लीटर होता है। कारण क्या हो सकता है, एलएफटी काहे कराते हैं, यानी पीलिया के कारण पीलिया का कारण जानने के लिए पता करते हैं। हेपेटाइटिस की जांच, लीवर डैमेज है कि सही या टॉक्सिक की जांच करने के लिए हम एलएफटी का उपयोग करते हैं। तो कईयों कारण हो सकता है जिसे एलएफटी कराया जा सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सुपर 25 क्वेश्चन का, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है 8 यानी शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, सबको हम अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं आपको, ठीक, मस्त मस्त क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल ये आपके 30 और कितना हो जाएगा, 20 इसमें 70 क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं 1 नंबर वाला। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, यदि आता होगा तो अच्छी बात, नहीं आता होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको भाई, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिख देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हॉस्पिटल इज, बताओ हॉस्पिटल क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, सही है, ठीक है। और क्या हो, जैसे मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं। प्रोवाइड मेडिकल तथा सर्जिकल ट्रीटमेंट, ये तो देवा करता है। नर्सेस केयर तथा सिक इंजर्ड पीपुल यहाँ पर होगा करते हैं, मतलब ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल द एबव। नेक्स्ट में फुल नेम ऑफ द DIN मतलब क्या होगा, ड्रग्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट, अब भैया यहाँ तू बतावा, ठीक। अब चलिए जितने लोग हैं एक्टिवेट होकर यहाँ पर लिखिए, कह दिया रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इन 50 बेड, 50 बेड पे कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती, कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई। अब इसको तो भाई लिखिए, ये तो इजी है, इसको तो कम से कम लिख दीजिए यार बाबू, लिखा जना जनी बड़ा लिखा मर दे, ठीक है, ना जनी हो यार, लाइव इतने लोग हो तब भी नहीं लिख रहे हो, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास 50 बेड के लिए, ठीक है, 50 बेड के लिए कम से कम तुम्हारे पास 3 फार्मासिस्ट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, फुल नेम ऑफ ESR, ई से मतलब यानी क्या होता है, इथ्रोसाइट, यस से सेडिमेंट्री रेट होता, इरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट होता, तो इरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है, इसका आपको इन्वेंट्री कंट्रोल जो पढ़े थे ना, टर्नओवर जब ज़्यादा हो जाता है उसी को यहाँ पर डिफिनेशन लिखना इन्वेंट्री कंट्रोल वगैरह से। अब फीफो तथा फेफो का फुल नेम लिखना, पहले तुम्हारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, आपको फुल नेम लिख देना है। फुल नेम आप, अब इसका फुल नेम आप क्या कर देना, धड़धड़ा के लिखना। देखिए 1 2 3 4 5
छः सात आठ नौ, नौ का हम नीचे सब पे लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए TPN यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन तब दिया जाता है इस मेडिकल कंडीशन में जब किसी पर्सन को प्रॉब्लम होती है खाना वाना में, तब दिया जाता है। अब पहला NQAS नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम होता है, ठीक है, यहाँ पर सिस्टम नहीं लिखें तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख सकता है, FIP मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है। लासा मतलब क्या होता है, लुक ए लाइक साउंड ए लाइक, ये फुल नेम याद रखना भाई, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। NABH यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ मतलब इसे एक्योर करने का काम करता है। NICU मतलब नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, ICU मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट होती है। अब DUDD का फुल नेम यहाँ पर क्या करिए, लिख के दिखाइए, कुछ तो कम से कम करिए भैया, ठीक है। आप इतने लोग लाइव है तब भी नहीं करिए, मतलब डूब के मर जाना चाहिए भाई पानी में छोटा सा ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इस टाइप में कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए। क्या दिया है, नंबर ऑफ फार्मेसीज रिक्वायर्ड 200 बेड, 200 बेड के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू ऑफ द हॉस्पिटल, कम से कम 2 से लेकर 250 स्क्वायर फीट होना चाहिए, 200 से लेकर यानी 250 स्क्वायर फीट होना चाहिए। यूनिवर्सल एंटीडॉट कंटेन है, सिर्फ एंटीडॉट कंटेन करता, भैया इसको तो हम नहीं बताएंगे भैया, अभी आप एंटीडॉट जब पॉइजन पढ़ाए थे तो वहाँ पर हम बताए थे, तो यहाँ पर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भन्न से आप लिख के दिखाइए। कोल्ड स्टोरेज कितना होता है, कोल्ड स्टोरेज देखा जाए तो 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन मतलब जो पेशाब तुम कर रहे हो उसमें यदि यूरिया प्रेजेंट है तो उसे प्रोटीनूरिया बोला जाता है या एल्बुनूरिया बोलता है, एक्चुअली प्रोटीनूरिया बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्रोटीनूरिया हो जाएगा। फिर क्या लिख रखा है, ए डिजीज ऑफ द ब्रेन ड्यू टू द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज नोन एज, मतलब क्या कर देता है, आपके ब्रेन को जितना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चाहिए उतना नहीं पाता तो उसे कहते हैं मिर्गी आता है, यानी सीजर बोला जाता है या एपिलिप्सी बोला जाता है। डैश 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 यानी लिखा है एक्टिविटी रिक्वायर द ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर गुड और सर्विस टू द कंज्यूमर, उसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी यानी सप्लाई चेन बोलते हैं, जो दवाइयों को मैनेज करने का काम करते हैं। GRP मतलब क्या होगा, गुड फार्मेसी रेगुलेशन होते हैं। EOQ मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, फुल फॉर्म ऑफ VED, V से यानी वाइटल होता है, E से एसेंशियल, D से तुम्हारे पास डिजायरेबल होता है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में तुम्हारे पास डैश डैश मॉर्फिन एक द पॉइजनस, एक तुम्हारे पास देखा जाए, तुम्हारे पास क्या देखा जाए, कौन सा, अच्छा, मॉर्फिन पॉइजन में कौन सा एंटीडॉट प्रयोग करता है, अभी एंटीडॉट बताए हैं, ठीक है। अब भाई इसको जो लिखे हैं भाई तुरंत आप तुरंत लिख के दिखाओ, अभी बोले ना टेबल बताए थे, ठीक है, जो कोने पर पॉइजन वाले बताए थे ऐसे नीचे बताए थे, तो मॉर्फिन पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडॉट का उपयोग किया जाता है इसको लिखना पड़ेगा। ISM, ठीक है, क्या बताना, इसको आप फुल नेम आप लिख के दिखाना पड़ेगा। ये टालमैन पे जब बताए थे ना, टालमैन वाला तो उसमें बताए थे, जो तुम्हारे लासा और टालमैन था उसमें हम बताए थे। ISMP का फुल नेम यहाँ पर लिख के दिखाना, 3-4 क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं, ठीक है। फुल नेम आप ASC एस्पार्टेड ए होता है, क्या होता है एस्पार्टेड, ये फुल नेम शॉर्ट नेम होता है इसका, ठीक है, एस्पार्टेड यस होता, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, एंटीडॉट क्या होता है, एंटीडॉट कोई पॉइजन है, ठीक, पॉइजन को ट्रीट करने के लिए, पॉइजन को यानी जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइजन का जो तुम्हारे पास पोर्शन है उसको जहर को कम करने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटीडॉट बोला जाता है, ठीक है, एंटीडॉट बोला जाता है, ठीक। तो क्या लिख रखा है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास दो सब्सटेंस विच आर यूज टू ट्रीट पॉइजन और कॉल्ड एंटीडॉट बोला जाता है। हिमेटोलॉजी टेस्ट क्या होते हैं, ऐसे टेस्ट जो हमारे पास ब्लड के, ठीक है, ब्लड तथा ब्लड के कंपोनेंट को देखने के लिए, ब्लड से होने वाली बीमारियों को जानने के लिए हम क्या कर देते हैं जांच करते हैं, उसे हिमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक। द वर्ड फोबिया, फोबिया मतलब डर होता है, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं ना, ठीक, हाइड्रोफोबिया होते हैं या थर्मोफोबिया होते हैं, हाइड्रो मतलब पानी से डरेंगे, ठीक है तो फोबिया मतलब क्या होता है बाबू, डर होता है। आउट पेशेंट को क्या बोलते हैं, एम्बुलेंट्री पेशेंट केयर बोला जाता है, तो इस पर टिक मार देंगे। टॉक्सिसिटी क्या होती है, जहर वाला, जो ऐसा सब्सटेंस जो हमारे शरीर को या किसी ऑर्गेनिज्म को डैमेज करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिसिटी बोलते हैं। फिजियोलॉजी क्या होता है, एक तरह की ऐसी तुम्हारे पास साइंस होती है जो किसी भी पर्सन को नॉर्मल फंक्शन जानने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेल डीट विथ यानी डेल डील विथ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। अब टालमैन की डिस्कवरी किसने की थी, ISMP। अब फुल नेम भैया तुरंत आप लिख के दिखाइए यदि आप सही से देखे होंगे तो, ठीक। तो ये हमारे पास 30 MCQ यहाँ बन चुका
ठीक। अब इसका भी हमने क्या कर देते हैं, एमसीक्यू इधर से देख लेते हैं। ये 2023 का पेपर है, इसका भी एमसीक्यू देख लेते हैं। नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर, अब भैया ये तो लिखा है लार्जेस्ट हॉस्पिटल में कितना बेड होना चाहिए, कम से कम 1000 से ज़्यादा होना, जितना ज़्यादा बेड रहेगा उतना बड़ा हॉस्पिटल रहेगा। मिनिमम रिक्वायर टू हॉस्पिटल देखा 200 और 250 दोनों दिया, तो 200 या 250, 200 पे मारोगे तब भी, 250 पे मारोगे तब भी सही रहेगा। यूनिवर्सल डॉट कंटेन करता भैया, यूनिवर्सल डॉट देखा जाए तो अभी देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, यूनिवर्सल एंटीडॉट कंटेन करता, मैगजीन ऑक्साइड करता, टेनिन एसिड करता है, चारकोल करता, आल आप दीज पे टिक मार देंगे। ठीक। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन यूरिया, मतलब पेशाब में यूरिया पाया जाए तो उसे प्रोटोनूरिया बोलते हैं। तो ये तो भी पढ़वा किए हैं। फार्मासिस्ट और यानी एसोसिएटिव फार्मासिस्ट क्या कर देता है, किसी डिजीज की दवा का यानी डायग्नोस करता, नो डिस्पेंसिंग करता है दवा का। टोटल नंबर ऑफ कॉपी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉपी परचेज ऑर्डर टू प्रिपेयर, मतलब कम से कम 5 कॉपी होनी चाहिए, तो 5 कॉपी पे। कोल्ड स्टोरेज कितना होता है, 2 से लेके 8 डिग्री होता है। देखिए ये सब आप क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल का। ठीक है, तो इसी तरह से क्या कर देते हैं, तेजी से देख लेते हैं। अब ये भी देखें, एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर गुड टू ऑफ द सर्विस यानी कंज्यूमर, तो उसे सप्लाई चेन बोलते हैं, तो सप्लाई चेन पे टिक मार देते हैं। ठीक। फिर क्या लिख रखा बाबू, पेशेंट हु कम टू हॉस्पिटल एंड जनरल सिम्टम, जैसे फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कॉमन होगा, तो उसे आउटडोर पेशेंट बोलते हैं, तो जनरल आउट पेशेंट हो जाएगा। लिखा ए डिजीज ब्रेन अबनॉर्मल डिस्चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इपिलिप्सी भी बोले हुए किए। इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट जब बढ़ जाता है उसे ट्रैकीकार्डिया बोला जाता है। ठीक है। डैश 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 यूज टू ऑफ द डिटेक्शन ऑफ द बाइल पिगमेंट, उसके लिए तुम्हारे पास क्या कहते हैं, बॉश टेस्ट बोला जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो बाइल निकल रहा है लीवर से मेंटेन हो रहा है कि नहीं, पाया जा रहा है कि उसको करने के लिए 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट, मतलब 6 मिनट टहलाने का टेस्ट होता है। ठीक है। लंग्स का टेस्ट होता है, लंग्स मतलब पल्मोनरी, कहीं दिया है फ्लूड डेप या लिखा है डेप्रीवेटिव टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो जाएगा। बाल इज ए आल्सो नोन एज, बाल मतलब किसी का बोलते हैं डाई मार्को, यानी क्या बोलते हैं मार्केप, क्या बोल दिए, डाई मार्केप कैप रोल बोला जाता है। ठीक है। वेन टाइप ऑफ पॉइजन इज नॉट नोन, मतलब जब हम क्या कर देते हैं, किसी तरह का पॉइजन नहीं देखने को मिलता है फिर भी वो जहर का नेचर होता है, उसे यूनिवर्सल एंटीडॉट दिया जाता है। तो डेट एंटीडॉट यूनिवर्सल डॉट दिया जाता है, यूनिवर्सल एंटीडॉट दिया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन फॉर द ठीक है सेकेंड और तुम्हारे पास थर्ड, कम से कम तुम्हारे पास देखना चाहिए उनके बीच में वैलिड कितना हो चाहिए, 20 दिन तक वैलिड होता, किसी किसी में 14 दिया रहता है। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। फीफो मतलब क्या होता है, इसको भाई कमेंट बॉक्स में भर के दिखाइए आप। डैश 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 टाइम टेकन बिटवीन द प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिसिपिएंट ऑफ द ड्रग्स डिपार्टमेंट, उसे लीडिंग टाइम बोला जाता है। लिखा आउट पेशेंट हु एबल टू वॉक एंड रिसीविंग द प्राइमरी हेल्थ इज नोन एज, उसे एम्बुलेंसरी पेशेंट बोलते हैं या जनरल आउटडोर पेशेंट बोल सकते हैं। ठीक है। जो आते हैं पेशेंट दवा लेते हैं और चले जाते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा आपके सामने 20 MCQ यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दिया हुआ, वो क्या कहा रखा, ठीक है, कह दिया विच आर द फॉलोइंग, ठीक है, कह दिया विच आर द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड काउंट बताना ही, इसको तुम्हारा ब्लड काउंट बताना, काउंट मतलब गिन के बताना। हीमेटो, ठीक है, हीमेटोक्रिप्ट, इससे तुम गिन सकते हो, नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन तुम जान सकते हो, MCV इसको भी जान सकते हो, प्लेटलेट काउंट जान सकते हैं। टाइमिंग मतलब कितने समय में ब्लड थक्का बना रहा, तो प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल, इसमें से कौन सी इन्वेंट्री कंट्रोल में VED मेथड किया जाता, तो VED मेथड अभी देखे थे। वाइटल था, ठीक है, वाइटल था यानी इसेंशियल और डिजायरेबल था। विच आर द फॉलोइंग कार्डियक डिसऑर्डर, इसमें से तुम्हारे पास कौन सी टेस्ट है जो कार्डियक में प्रयोग की जाती है, ECG से पता चल जाता है हमारा हार्ट बीट कैसा चल रहा है। ठीक है। इन द ड्रग्स स्टोरेज द एक्सपायरी डेट ड्रग्स फार्मूलेशन आर नोन एज, इसमें क्या बोला जाता है, कहने का मतलब दोबारा सुनिए, जो तुम्हारे पास ड्रग्स होती हैं यानी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, उसे फार्मूलेशन की जाती हैं। ठीक है। फार्मूलेशन की जाती, ये देखा जाता है उसे सरप्लस आइटम बोला जाता है, या तुम्हारे पास क्या हो गया एब्सोल्यूट आइटम बोला जाता है, या तुम्हारे पास स्कैप आइटम बोला जाता है। इसमें 2-3 चीज़ें, अभी इसका 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ तुम इंग्लिश थोड़ा सा हिंदी देखोगे 4 नंबर ना, तो लिखा है एक औषधि जो यदि भंडारण में समाप्ति तिथि वाले संयोजन होते हैं, तो पुरानी दवाइयाँ भी सही है और रद्दी दोनों सही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देना, इसे एक बार देख लेना, हम बी मार देते हैं। ठीक है। एक बार सर्च कर लेना नेट पे। विच ऑफ द यानी विच एक्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, किसे रखा जाता है, यानी तुम्हारे पास फिजिशियन होते हैं या तुम्हारे पास हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, थेरेपेटिक कमेटी में फॉलोइंग सेक्रेटरी होते हैं, सब फार्मासिस्ट तो होते हैं भाई। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं 6 नंबर,
यानी साइटोटॉक्सिक ड्रग तुम्हारे पास मेथोट्रैक्सेट होता है, ठीक है, जिस पे टिक मार देना। ठीक है, शेड्यूल एच के यानी H1 के ड्रग से कौन कौन एग्जाम्पल कौन है? इंसुलिन हो जाता है, पैरासीटामॉल हो जाता है, एम्फिटामिन हो जाता है, अल्प्राजोलाम होता है। ठीक है, अब बताइए, इसको तो बताइए कम से कम। अभी देखो शेड्यूल एच एक खतरनाक दवाइयाँ होती हैं, तो इंसुलिन या अल्प्राजोलाम नींद की दवा पे आ जाते हैं। नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन मेन यानी आदमी में देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है, 13 से लेकर 17 होता है। ठीक है, और फीमेल में देखा जाए तुम्हारे पास 12 से लेकर 15 है। ठीक है, फीमेल में होता है। लिख रखा री ऑर्डर क्वांटिटी लेबल इज ए मिक्स बिटवीन डैश 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 टैक्स ले कितना होना चाहिए। न तो आपके पास मिनिमम होना चाहिए, न तो मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिन लिख देंगे, यहाँ पर मैक्सिमम लिख देंगे। ठीक, 10वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, मतलब क्या रखा, रिकॉर्ड जो आपके पास होना चाहिए क्वांटिटी लेवल, मतलब आपके सर आपके दुकान में जो सामान होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए कि कम, ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम, एक मैनेज लेवल पे होना चाहिए। फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ मेडिकल स्टोर, मिस स्मूथ रनिंग के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, न तो अंडर स्टॉक होना चाहिए, न तुम्हारे पास क्या लिख रखा है अंडर। ठीक है, ये तुम्हारे पास अंडर स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, ओवर स्टॉक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, न तो ज़्यादा होना चाहिए न तो कम होना चाहिए, ये हो जाएगा। ICCU का भी भैया हम तो लिखेंगे ना, इसको आप भैया लिख के दिखाइए। ठीक है, इतना आसान क्या था। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह दिया है वे नेचर ऑफ पॉइजन इज नॉट अननोन, मतलब कोई कौन सा जहर खाए हमको नहीं पता, तो यूनिवर्सल एंटीडॉट का प्रयोग करते हैं। तो यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल एंटीडॉट में एंटीडॉट होता है, वो भी कौन सा, एक्टिवेटेड चारकोल का प्रयोग करते हैं। तो एक्टिवेटेड, ठीक है, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल ये लिख दीजिएगा, चाहे आप क्या कर दिएगा, यूनिवर्सल एंटीडॉट लिख दीजिएगा, कोई भी लिखिएगा आपका सही हो जाएगा। चारकोल लिखिएगा, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक, पेशेंट हु ऑक्यूपाई बेड इन हॉस्पिटल, मतलब ऑक्यूपाई विद बेड हॉस्पिटल, उसे क्या बोलते हैं, जिस पे बेड पाया जाता है तो उसे इन पेशेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, इन पेशेंट बोलते हैं। GPP का फुल नेम क्या होता है भैया, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, तो ये बता दिए। अब ये भैया इसको भैया आप कब करके दिखाइए, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी में किस सॉफ्टवेयर का यूज होता है, किसी एक सॉफ्टवेयर का यहाँ पर नाम लिख देना। क्लिनिक यानी क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है, अभी जो देखें आप डिफिनेशन पढ़े, क्लिनिकल फार्मेसी रोल ऑफ फार्मासिस्ट, वहाँ से ला देंगे। पोस्ट नेटल केयर क्या होता है, पोस्ट नेटल क्या, पोस्ट मतलब क्या होता है बाबू, बाद में। ठीक है, पोस्ट केयर मतलब तुम्हारे पास क्या लिखते हैं, आफ्टर बर्थ केयर। ठीक है, आफ्टर बर्थ केयर मतलब जन्म के बाद जो केयर किया जाता है उसे बोला जाता है। रेडिएशन इमिट द फ्रॉम द, ठीक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में तो बहुत सारे निकलते हैं, तुम्हारे पास अल्फा निकलता है, बाटा गामा यानी बीटा गामा, ये सारी निकलती हैं। नेक्स्ट में लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों किया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट में तुम्हारे पास LFT बोला जाता है। LFT क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम लीवर की कंडीशन देखते हैं कि एक्चुअल में सही है कि गलत है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। TNP टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, इसको हम खुले में यहाँ से लिख दिए हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है। तो ये आपके सामने टोटल और टोटल रहा हमारे पास 70 TMCQ और सुपर 25 क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन को हमने स्लाइड करके आपके सामने दे चुके हैं। ठीक, आशा करते समझ में आया होगा। इसका यदि PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप कांटेक्ट करके पूरा सुपर 25 क्वेश्चन की प्राइस मात्र 30 रुपीज़ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जी क्या हो गया भाई, ठीक।